सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इतने लंबे वक्त का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि द मोस्ट अवेटेड सीरीज लेके मैं आ चुकी हूँ। जी, बियॉन्ड द टाइम गेज आ चुकी है और इसका जो मेन कैरेक्टर है और इसका जो राइटर है, इसके बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। द रेनेगेड इमोर्टल के अगर तुम फैन हो और अगर तुम मेरे होमीज हो तो तुम्हें तो इसके बारे में सब कुछ पता ही होगा। इस मेन कैरेक्टर के बारे में बस मैं इतना ही बताऊंगी कि रूथलेस और किलिंग इंटेंट के मामले में ना ये बाप लेवल का आदमी है। और उससे पहले कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि तुम्हें और मुझे समझने में और ज्यादा आसानी हो। तो ये कहानी है एक ऐसे प्लेनेट की जहाँ पर लोग आराम से रहा करते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बिगड़ जाता है जब यहाँ पर एक गॉड यानी कि एक डाइटी, जैसे कि सब लोग काफी ज्यादा पूछते थे, उसे रिस्पेक्ट देते थे और उससे हमेशा डर के भी रहते थे। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या होता है कि अचानक से ये डाइटी जो है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक ऐसा कर्स देता है कि भाई जिसके चलते रातों रात ही काफी सारे लोग तो मारे जाते हैं। जो सर्वाइव करते हैं तो वो एक ऐसी एंटिटी का शिकार हो जाते हैं, यानी कि एक ऐसा टाइप का वायरस इनको लग जाता है कि जिसे सिर्फ ये अपने कल्टीवेशन के जरिए से ही हील कर सकते हैं या सप्रेस कर सकते हैं। और अगर ये इसमें नाकाम हो जाते हैं तो या तो इनकी मौत हो जाएगी उसी वक्त या फिर ये किसी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर जो था वो एक सर्वाइवर है, यानी कि इस कैटास्ट्रॉफी से वो बच तो जाता है लेकिन उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है और यहीं से उसकी कहानी की शुरुआत होती है। अब आई होप कि तुम्हें थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया होगा ताकि तुम स्टार्टिंग में थोड़े कंफ्यूज ना हो। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर जू किंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा था और यहाँ वो उस कैटास्ट्रॉफी वाली रात को मौजूद था और यहाँ पे एक फेस्टिवल भी मनाया जा रहा था। अब यहाँ पे वो हमें बताने लगता है कि एक बार मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि जो हमारे इस वर्ल्ड के ऊपर गॉड है वो बहुत टाइम से सोता हुआ आ रहा है और वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है। अब यहाँ पे जू किंग बताने लगता है कि पर एक रात जब मैं आसमान की तरफ देख रहा था तो अचानक से वो जो गॉड था वो जाग चुका था। मैं तब बस 6 साल का था और तब मैंने पहली बार उस गॉड की आंखें देखी, जिसने की जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों से ऐसी खतरनाक एनर्जी निकली कि उस रात मेरे नजरों के कहानी 7 साल आगे जाती है और हमें नानहोंग डेजर्ट में बने उसी ताइगो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज भी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के आसमानों में एक बैरियर लगा है जो कि बाहर की चीजों को अंदर आने से रोकता है। इसी दौरान हम यहाँ पर लोगों के कॉर्प्स को भी देख पाते हैं जिसके अंदर से कुछ अजीब से क्रिएचर बाहर आते हैं और ये ऐसा लग रहा है कॉर्प्स ईटर वाले इंसेक्ट होंगे तो शिकार कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि तब से लेकर अब तक यानी कि बीते 7 साल से वो अकेले यहाँ पे सरवाइव करता हुआ आ रहा है। और फिर वो बताने लगता है कि आज से 9 दिन पहले मैंने वापस से गॉड्स की आइज को ओपन होता हुआ देखा था और जिसके बाद से पूरी की पूरी ये जो ताइगो सिटी है 9 दिन पहले यहाँ के आसमानों में खूनी बारिश होने लगी और जो कि एक म्यूटागन नाम के वायरस को अपने अंदर कैरी किए हुई थी, जिसके चलते जितने भी लिविंग क्रिएचर बच चुके थे दूर दराज के इलाकों में वो सभी लोग इससे प्रभावित होने लगे और उनकी जिंदगी से काफी ज्यादा प्रभावित हो गई। मैंने आज तक जितने लोग नहीं देखे उससे ज्यादा मेरे आसपास मुझे मॉन्स्टर्स नजर आने लगे। कुछ लोग तो इससे पूरी तरीके से ऐसे प्रभावित हुए कि ऑन द स्पॉट ही मारे गए। इस वायरस के चलते किसी को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन जो लोग बच पाए वो लोग बीस्ट बन के रह गए हैं और अब ये लोग बाकी इंसानों का शिकार करने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि 7 साल पहले जो इस गॉड ने किया हमारे साथ उससे इसका मन नहीं भरा। ऐसा लग रहा है मानो कि वो पूरे के पूरे ह्यूमन रेस को ही मिटाना चाहता है, हमारी जिंदगी इसने जहन्नुम बना के रख दिया और इस सब का जिम्मेदार है बस वो जो कि ऊपर बैठा हुआ है। और चाहे कैरेक्टर अपने सफर पे निकल जाता है, वो यहाँ पर निकल पड़ता है हर एक जरूरतमंद चीजों के लिए, फिर चाहे वो हर्ब्स हो या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ट्रेजर हो या फिर वो खाना ही क्यों ना हो, जो भी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए जरूरी चीजें हैं वो इनकी तलाश में निकल पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे बीस्ट का सामना करते कराते फाइनली उसे सिटी लॉर्ड के स्केलेटन के पास से उसे कल्टीवेशन टेक्निक मिल जाती है जिसे कि माउंटेन सी कल्टीवेशन आर्ट कहा जाता है और ये एक बेसिक कल्टीवेशन आर्ट है और इसे टच करते साथ ही उसके हाथ में एक सिंबल भी बन जाता है। इसी के साथ वो बताने लगता है कि फाइनली मुझे कुछ हर्ब्स भी मिल गई जिसके जरिए से इस कल्टीवेशन आर्ट को पाने के उन्हें हील कर पाया और मुझे पता नहीं कि आखिर मैं इस गॉड के दूसरे गेस से कैसे बच पाया, लेकिन अब अगर मुझे दूसरा मौका मिला है जीने का तो मैं सर्वाइव जरूर करूंगा। अब यहाँ से हम जू किंग को देखते हैं जो कि पर्पल डाउलिन वाले एरिया में पहुंच जाता है और जू किंग यहाँ पे इसलिए चाहता है क्योंकि इसे हमेशा से यहाँ से एक पर्पल लाइट ग्लो करती हुई नजर आती थी और जब वो उसके पास जाके देखता है उसे यहाँ पर एक बॉडी नजर आती है जो कि हालांकि डेड थी लेकिन वो बिल्कुल भी डेड लग नहीं रहा था और तभी उसके पीछे से उसे एक पर्पल कलर का क्रिस्टल मिलता है जिसे कि एमेथिस्ट से टच करता है तो उसके अंदर से एक मिस्टीरियस सी लाइट निकलती है। और यहाँ पे जू किंग को एक बात पता चलती है कि ये जो डेड बॉडी थी जो कि इस एमेथिस्ट यानी कि इस पर्पल क्रिस्टल से जब टच में थी तो इसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल डेड बॉडी है लेकिन जिंदा है। और जैसे ही उसने इस एमेथिस्ट यानी कि पर्पल क्रिस्टल को उसकी बॉडी से दूर
दूर किया तो उसकी बॉडी वायरस से इन्फेक्टेड हुई डेड बॉडी में बदल गई। अब जूकिंग को वही रात याद आती है जिस रात ये कैटास्ट्रॉफी हुआ था, लेकिन उससे पहले उसने आसमान में एक पर्पल लाइटनिंग को जाते हुए देखा था। अब जूकिंग जैसे इसे टच करता है इसकी इंजरीज भी हील होने लगती है और वो काफी ज्यादा हैरान था और ऐसे पावरफुल ट्रेजर को वो बाकी लोगों से बचाने के लिए इसे अपने जख्म के ऊपर लगाता है, उस जख्म के ऊपर जो कि उसके दिल में लगा था, और यहाँ उसे वो तेजी से अपने अंदर प्रेस करता है जिसके चलते तेजी से इसकी इंजरीज हील होने लगती है। साथ ही इसके मेरिडियंस को भी ये नरिश करने लगता है और तेजी से उसकी बॉडी में इंटेंस अमाउंट में एनर्जी सर्ज होने लगती है। उसके हर एक वेन में हर एक जगह पर ये एनर्जी जाने लगती है जिसके चलते से काफी ज्यादा पेन होता है और तभी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसे फील होता है कि इसके बॉडी में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है। अब वो यहाँ पे उसी सी माउंटेन आर्ट को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है जहाँ पे हम उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन देखते हैं। इसके साथ वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक आवाज को सुनता है जो कि यहाँ पर उसे बताने लगती है कि ये जो सी माउंटेन कल्टीवेशन आर्ट टेक्निक है ये असल में एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है जिसके अंदर 10 लेवल होते हैं और की कंडेंसेशन के हर एक लेवल को क्लियर करना बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हारे पास एक टाइगर जितनी स्ट्रेंथ आ जाएगी और अगर तुम्हारे पास 5 टाइगर जितनी ताकत हो तो तुम्हारे पास एक श्याओ जितनी ताकत आएगी। एक श्याओ पूरे के पूरे माउंटेन को हिला सकता है और 2 श्याओ मिलकर एक कुई बनाती है और एक कुई की स्ट्रेंथ पूरे के पूरे समुद्र की पोजीशन को ही बदल सकता है। यानी कि एक कुई के अंदर 2 श्याओ होते हैं और एक श्याओ के अंदर 5 टाइगर जितनी स्ट्रेंथ होती है। ओवरऑल कहा जाए तो अगर कोई की कंडेंसेशन के 10 लेवल को मास्टर कर ले और उसकी स्ट्रेंथ को हासिल कर ले तो उसके अंदर एक कुई जितनी पावर आ जाएगी जिसके जरिए से पहाड़ और समुद्र तक को हिलाया जा सकता है। इसी के चलते इस बेसिक सी टेक्निक को सी माउंटेन आर्ट कहा गया है। इसी के साथ जू किंग कल्टीवेट करता है और यहाँ से अपनी नजरों के सामने एक टाइगर भी नजर आता है और वो की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ब्लडी रेन वाला बैरियर लगा था जिसके चलते यहाँ पर वही खूनी बारिश हो रही थी, अचानक से ये बैरियर और ये जो बारिश थी ये पूरी तरीके से गायब हो जाती है और यहाँ पे जू किंग प्लान बनाता है कि अब वो इस जगह को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा था तो वो अपने स्कूल पहुँचता है जहाँ पर उसने नॉलेज गेन किया और यहाँ का नजारा देखकर उसका दिल भी दहल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनका अंतिम संस्कार भी कर देता है। काफी ज्यादा वो इमोशनल था पर वो यहाँ से जाने लगता है। इस दौरान ये जो इलाका था जिसे कि फॉरबिडन जोन भी कहा जाता है, यहाँ पर लगी आग कुछ लोग नोटिस कर लेते हैं और तभी हम एक लड़की को देखते हैं और वो अपने लीडर यानी कि मिस्टर ले को इन्फॉर्म करती है कि असल में किसी ने फॉरबिडन जोन के एक एरिया में आग लगाई है तो क्या हमें जाके देखना चाहिए। मिस्टर ले जो की कंडेंसेशन के 6वें लेवल पे है वो इसे चेक करने के लिए अपने एक साथी कैनियो नाम के बंदे को भेजते हैं। ये जो मोटा सा बंदा था ये सीधा पहुंच जाता है जू किंग के पास जहाँ पे जू किंग इसे देखकर ही पहचान जाता है कि ये लोग तो असल में स्कैवेंजर्स हैं जो कि फॉरबिडन जोन को एक्सप्लोर करते हैं। ये लोग किसी लॉ को किसी भी गवर्नर को कुछ भी फॉलो नहीं करते, इनके अपने रूल्स होते हैं और ये लोग उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब यहाँ पे ये मोटा बंदा आते साथ ही कहने लगता है कि बच्चे तुमने जो कुछ भी हासिल किया है चुपचाप उसे मुझे दे दो। यहाँ पे जू किंग दिमाग लगाता है और वो अपने पास मौजूद उसके बैग ऑफ होल्डिंग को वो इसे दे देता है, लेकिन जैसे ही वो इसे कैच करने वाला था इस मौके का फायदा उठाकर वो इस पे हमला बोल देता है और इसके पैर पर अपने डैगर से अटैक करके वो बहुत बुरी तरीके से इस मोटे बंदे को इंजर्ड कर देता है। लेकिन इसकी सटक जाती है, वो निकालता है अपना कुल्हाड़ा और इस पर हमला करने जैसे ही जाता है कि तभी मिस्टर ले आकर इन दोनों को रोक देते हैं और मिस्टर ले कहने लगते हैं कि लड़ना बंद करो और फिर वो सभी को यही बताते हैं कि कोई भी इसे नहीं मारेगा क्योंकि अगर ये लड़का सरवाइव किया हुआ है तो हमें इस बात के लिए इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जब गॉड्स के 2 टाइम गेजेस इसे नहीं मार पाए और ये अब तक बचा हुआ है तो आखिर हम होते कौन है इसकी बेवजह जान लेने वाले। जिसके बाद वो यहाँ पे जू किंग को अपने साथ चलने का ऑफर पेश करते हैं। इस दौरान जू किंग को ये चीज काफी ज्यादा इमोशनल कर देती है कि कोई इसकी परवाह कर रहा है, पर वो जो मोटा बंदा था वो यहाँ जू किंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि बच्चे आज रात तक तो जिंदा नहीं रह पाएगा, मैं मौका देखते ही तुझे निपटा दूंगा। अब जू किंग भी बहुत ही चालाक बंदा है, वो इनके साथ तो जाता है और ये लोग खाने पीने की चीजें ढूंढ रहे थे कि तभी यहाँ पर जू किंग इसे अपने पीछे दौड़ा देता है और एक खंडर से पैलेस के पास वो पहुंच जाता है और जिसके सेकंड लेयर में जाकर वो इस मोटे बंदे के लिए इंतजार करता है और ये मोटा बंदा भी इसके जाल में फंस जाता है। जहाँ पर भाई साहब हम देखते हैं कि इनके बीच में वो धुआंधार बैटल होती है और जू किंग जो की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पे है यानी कि फर्स्ट स्टेज पे है, वो यहाँ पर इस बंदे जो की कंडेंसेशन के 3rd लेवल पे है उसे काफी अच्छी टक्कर देता है। लिटरली उसने हर एक चीज यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई थी। तो सबसे पहले हवा में जंप करते साथ ही इसके हाथ पर एक अटैक करता है जिसके चलते ये इंजर्ड हो जाता है और मौका पाते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है जिसके चलते ये लोग और गहराई में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर जू किंग अपनी बिजली की स्पीड के साथ अपने डैगर को लेके आता है और भाई साहब क्या एनिमेशन। यहाँ पे हम देखते हैं
कि एक सिंगल स्ट्राइक से वो उसका हाथ काट देता है। अब यहाँ पे ये बंदा अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज के जरिए से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन जूकिंग तो आधा दरवाजा ही तोड़ के सीधा इसके ऊपर गिरा देता है। और यहाँ पे जब मैं जूकिंग को देखती हूँ ना, मुझे ऐसे गूज बम आते हैं कि यार कितना रूथलेस है। तभी वो ऐसे कूल वे में इसके पास आता है और वो कहने लगता है कि अगर कोई मुझे जान से मारने की धमकी दे तो इसका बस एक ही इलाज है और वो है कंप्लीट एलिमिनेशन। इस दौरान उसकी आंखें पूरी किलिंग इंटेंट के साथ रेड हो चुकी थी कि तभी यहाँ उस मोटे बंदे को भी काफी गुस्सा आता है। वो भी यहाँ पर अपनी पूरी पावर से सीधा इस पे टूट पड़ता है, लेकिन तब तक यहाँ पर जूकिंग सीधा अपने डैगर को पकड़ते हुए तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ इसका एक स्ट्राइक से काम तमाम और वो सीधा जाके थ्रोन पे गिरता है, जहाँ पे ये रहम की भीख मांगने वाला था, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। वो यहाँ पर अपनी अटकती हुई आवाज में कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, रहम करो, लेकिन तब तक जूकिंग निकालता है उस बीस्ट का फेस जिसके अंदर की वो पॉइजन लगा हुआ था और वो सीधा इसके मुंह में से घुसा देता है। यहाँ पे इस कदर का रूथलेस ये है कि मैं क्या ही बताऊं। वहीं दूसरी तरफ बाहर से सभी लोग इन दोनों को ही ढूंढ रहे थे कि तभी मिस्टर ली कहने लगता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। और इस दौरान वो मोटा बंदा दर्द के मारे पैर हाथ पैर सब कुछ रगड़ रहा था और कह रहा था कि मुझे जाने दो, लेकिन यहाँ पे जो जूकिंग है वो बस अपनी उंगली से उसे चुप रहने का इशारा करता है। और ये चीज भाई बहुत गूज़बम्प वाली। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आंखों से ये बंदा तड़पते हुए मारा जाता है और तब तक यहाँ पे मिस्टर ली पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर उस पॉइजन के चलते उसकी बॉडी जल के राख हो जाती है और उस थ्रोन के पीछे अपना जूकिंग छिप जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर लेन जैसे ही उस थ्रोन पे लगे उस दाग को देखते हैं तो वो सब कुछ समझ जाते हैं और तभी वो यहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए कहने लगते हैं कि तुम काफी लंबे वक्त से उस फॉरबिडन एरिया में रहे हो। वो ब्लडी रेन जिसके अंदर म्यूटेटेड वायरस मौजूद था वो भी तुम्हारे अंदर इंजेक्ट हो चुका है और तुम्हारे अंदर इसकी तादाद कुछ ज्यादा ही है। अगर तुम यही रहे और इसका इलाज तुमने नहीं ढूंढा तो तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे। ये कहते साथ ही वो आगे जाने लगता है, पर तभी वो उसकी तरफ मुड़ता है, कहने लगता है कि बच्चे अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम चाहो तो मेरे साथ इस जगह से निकल सकते हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ से निकल जाता है और जूकिंग उसके जाने के बाद मन में कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। यहाँ पे जूकिंग अब उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, बस उससे एक ही सवाल करता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह के सर्वाइव कर पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे हम जूकिंग के हाथ में देखते हैं जहाँ पर वो जो म्यूटेटेड वायरस है वो एक्टिवेट हो चुका था और धीरे धीरे ये अपने पैर पसार रहा था उसके शरीर पे। इसी के साथ अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और हमें जूकिंग के उसी ट्रेजिक पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर ये छोटा सा बच्चा था, लेकिन इस पर काफी ज्यादा जुल्म होता था। अपने गुजारे के लिए ये जो भी अरेंज करता था, लोग मारते पीटते इससे वो चीज भी हासिल कर लेते। पर एक दिन इसे एक आयरन स्पेयर मिलता है और वो इस हद तक बेचारा तंग आ चुका था कि सब कुछ खत्म करने वाला था। यहाँ पे वो अपना संतुलन भी बिल्कुल खो चुका था और जैसे ही वो कुछ अनहोनी करने वाला था कि तभी उसके सामने एक छोटी बच्ची आती है जो कि अपना खाना उसे देते हुए कहती है ऐसा मत करो, तुम्हें खाना चाहिए ना, ये लो। ये कहते हुए वो उसे देती है। अब छोटा जूकिंग जब ये सब देखता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद बची थी, लेकिन फिर एक रात ऐसा होता है कि यहाँ पर उस लड़की समेत उसके घर वालों को भी मार दिया जाता है, जिसके चलते ये पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका था और वो फिर चुन चुन के उन सभी लोगों को मारता है जिसने कि उसकी दोस्त की जान ली थी। और फिर वो उसके पास आके कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं जरूर लूंगा। अब यहाँ पे मिस्टर ली उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें इस क्योटिक वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो तुम्हारा दिल पत्थर का होना चाहिए, तुम्हारे हाथ हमेशा खून से सने हुए होने चाहिए, तब जाकर ही तुम सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हारे दिल के अंदर इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि जूकिंग मिस्टर ली के साथ अपने सफर की शुरुआत कर देता है और यहाँ पे जूकिंग बचपन से लेकर अब तक एक चीज हमेशा फॉलो करता आया है, वो हमेशा ऊपर आसमान की तरफ देखकर उस गॉड को थम्स डाउन दिखाता आया है और हमेशा यही कहता हुआ आया है कि एक दिन मैं तुमसे भी बदला जरूर लूंगा क्योंकि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। इस दौरान जूकिंग रास्ते में इनसे पूछता है कि आपको खाने में क्या पसंद है, जिस पे मिस्टर ली बताते हैं कि मुझे स्नेक मीट काफी ज्यादा पसंद है और अगर वो रोस्टेड हो तो फिर क्या ही कहने। इसी के साथ ये लोग चलते चलते स्कैवेंजर्स कैंप के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये सारे मॉडल लोग भी रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर इनकी जो जिंदगी थी ना वो काफी ज्यादा बदतर थी। यहाँ पे जरा से खाने के भी लाले पड़े हुए थे। इस दौरान यहाँ पे जूटिंग को कुछ लोग नजर आते हैं जहाँ पर वो लोग एक टाइप के पिल के लिए फाइट कर रहे थे, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्लेजर हॉल भी नजर आता है, जूटिंग उसकी तरफ देखता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली इसके सिर पे मारते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास अभी इन सब कामों के लिए वक्त नहीं, तो बेहतर होगा कि इस तरफ मत देखो। अब वो जूटिंग को कोलोसियम ट्रायल के पास ले आता है और कहने लगता है कि यहाँ पर अगर तुम्हें स्कैवेंजर्स कैंप के अंदर रहना है, सर्वाइव करना है, तो तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। और इसकी शुरुआत होती है बीस्ट ट्रायल से। यहाँ पे ये लोग कोलोसियम के अंदर से ले आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली बीस्ट और ह्यूमंस या फिर जो कल्टिवेटर्स होते हैं इनके बीच बैटल कराई जाती है और लोग यहाँ पे इन्हें देखकर एंटरटेन होते हैं। काफी सारे लोग तो यहाँ पे अपना दाव भी लगाते हैं। अब जूटिंग को देखते साथ ही
ये जो कैंप लीडर है वो कहने लगता है कि हमारे कैंप में रहने के 2 ही रूल है, या तो तुम सरवाइव कर जाओ या फिर तुम किस्मत से मारी जाओ। अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें बैटल एरिना में उतरकर उस बीस्ट को हराना होगा। अब यहाँ पे हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ूटिंग और उसे यहाँ पे एक स्टिक को उठाने को कहता है और जिसके पास भी पाइथन आएगा वही इंसान जो है वो बैटल एरिना में उतरेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आया तो था उस लड़की का, लेकिन ज़ूटिंग यहाँ पे पहले जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ूटिंग जैसे ही एरिना में आता है तो सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और अब रैंक 2 का डेमोनिक बीस्ट मैदान में उतरता है जो कि एक जायंट सा पाइथन था। यहाँ पे ये जो जायंट सा पाइथन है यहाँ आते साथ ही अपना मुंह फाड़ के इसे डिवोर करने को देखता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि यार इतना लल्लू सा इंसान, इसे तो ये स्नेक एक फूंक में उड़ा देगा। अगर इसकी बॉडी भी वन पीस में मिल जाए ना तो समझो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे वो जो कैंप लीडर है वो कहने लगता है कि बेचारे की किस्मत यार, पर क्या कर सकते हैं, चलो एटलीस्ट वो मर के हमारे लिए काम आसान कर देगा, वरना एक और पेट हमारे सामने बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसके पास पाइथन वाली स्टिक थी, लेकिन फिर भी ज़ूटिंग ने उसकी जान बचा ली। इस दौरान ये जो पाइथन था ये ज़ूटिंग की तरफ देखकर अपने फन को फैलाता है और सभी लोग जो यहाँ पर ऑडियंस में बैठे हुए थे ये लोग यही कह रहे थे कि इसे बहुत बुरी तरीके से मार दो इस लड़के को, ऐसे कमजोर की हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो पाइथन ज़ूटिंग पे हमला करता है, ज़ूटिंग हवा में जंप करता है और उसके पास अपनी वही आयरन नीडल था जिसके जरिए से वो सीधा उसके पीठ पे हमला करता है और फिर वो सीधा अपने उसी नीडल को इसके सिर के ऊपर घुसा देता है, जिसके चलते उसकी कोर डैमेज हो जाती है और फिर वो उसकी बॉडी को 2 टुकड़े कर देता है। और तभी इस जायंट से पाइथन के अंदर का जो डेमोनिक कोर था वो उसके मरते साथ ही बाहर आ जाता है, जैसे कि ज़ूटिंग अपने पास रख लेता है। सभी लोग ये देख के दंग रह जाता है कि तभी एक लड़की चिल्लाती हुई कहती है किसने मार दिया। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और तभी सभी लोग उसे चीयर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मिस्टर ले को भी काफी ज्यादा राहत मिलती है कि चलो ये लड़का बच तो गया। और तभी सभी कह रहे होते हैं कि हो ना हो ये लड़का 2nd या 3rd स्टेज का की कंडेंसेशन का कल्टीवेटर होगा, तभी तो ये मार पाया है। तभी हम देखते हैं कि वो जो कैंप लीडर था उसे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था और तभी ज़ूटिंग उस पाइथन की बॉडी को अपने साथ ले जाता है और बाकी का हिस्सा यहीं पे छोड़ देता है। अब तभी यहाँ पर हम 2 इल्यूजनरी फिगर को देखते हैं जिनमें से एक जो था वो 7th एल्डर था और वो जो कि शूटोंग के 7th मास्टर है। और तभी वो कहने लगते हैं कि पर इस लड़के को थोड़ी इम्प्रूवमेंट अभी भी खुद के अंदर लानी होगी। वैसे ये बताओ मास्टर भाई वही कब आ रहे हैं? जिस पर पास खड़ा बंदा बताने लगता है कि बहुत ही जल्द वो यहाँ हमारे सामने मौजूद होंगी, जिस पे वो कहने लगता है कि ठीक है फिर इस बार तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि नहीं जीतू को आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। इसी के साथ हम यहाँ ज़ूटिंग को देखते हैं जो कि उस मीट को ले जाकर सीधा मिस्टर ले को दे देता है और कहने लगता है कि ये मेरी तरफ से आपको ट्रीट, जो देखकर मिस्टर ले भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर ये लोग यहाँ पर मिस्टर ले के उसी पुराने घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे आते साथ ही ये खाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्होंने इस मीट के कुछ हिस्से को सेल करके ज़ूटिंग के लिए कुछ कपड़े भी खरीदे थे और जब ज़ूटिंग ये देखता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उसके लिए कोई पहली बार कुछ लाया है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली उसे डिनर के लिए आवाज देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने उस मीट को काफी अच्छे से बनाया था और जब टेबल पर यहाँ पे 3 प्लेट्स को देखता है तो ज़ूटिंग पूछने लगता है कि क्या कोई हमें ज्वाइन करेगा, जिस पे मिस्टर ली बताने लगते हैं कि नहीं ये बस मेरी आदत है और जिस इंसान का मैं इंतजार कर रहा हूँ वो असल में शायद कभी भी वापस नहीं आने वाला। अब यहाँ पे ये सुनकर ज़ूटिंग को भी अपनों की याद आती है कि तभी ज़ूटिंग हाथ से खाना खाने की कोशिश करता है तो मिस्टर ली इसके हाथ में मारते हुए उसे चॉपस्टिक थमा देते हैं और कहते हैं कि इससे खाओ बेवकूफ। यहाँ पे ज़ूटिंग को टाइम बाद किसी ने इतने प्यार से ट्रीट किया था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अपनों की बहुत याद आती है, लेकिन हालात ने उसे काफी ज्यादा रूथलेस बना दिया था। इस दौरान ज़ूटिंग से मिस्टर ली पूछते हैं कि बताओ तुम्हें यहाँ के लोग कैसे लगे, जिस पे ज़ूटिंग बताता है कि लोगों की भीड़ यहाँ ज्यादा है और उनमें से एक भी अच्छे नहीं है, जिस सुनकर मिस्टर ली को काफी ज्यादा हंसी आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ज़ूटिंग के हाथ में वो जो म्यूटेशन पॉइंट था ये काफी ज्यादा पेन करने लगता है, जो देखकर वो कहने लगते हैं कि लगता है कि तुम्हारा म्यूटेशन पॉइंट काफी तेजी से ट्रिगर कर रहा है और सिर्फ कल्टीवेशन ही एकमात्र रास्ता है कि जिसके जरिए से तुम इसे सप्रेस कर पाओगे, लेकिन तुम्हारी कंडीशन बहुत ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है तो तुम्हें जल्द से जल्द व्हाइट एलेक्सर लेना ही होगा ताकि तुम जल्द से जल्द इस वायरस को अपने अंदर सप्रेस कर पाओ। अब इसी के साथ ज़ूटिंग यहाँ पे कल्टीवेट करना भी शुरू कर देता है और यहाँ पे थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो की कंडेंसेशन के 2nd स्टेज पे भी ब्रेक थ्रू कर लेता है और अब वो व्हाइट एलेक्सर की तलाश में यहाँ पर जो हर्ब मेडिसिन हॉल था वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पर रास्ते में इसे वही 2 एल्डर मिलते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पर अपनी ऑरा को सप्रेस किए हुए थे। और जैसे ही ज़ूटिंग को वो लोग नए कपड़े में देखते हैं तो यहाँ पर 7th एल्डर कहता है कि जरा देखो इसके नए कपड़े तो कमाल के लग रहे हैं। जिसके बाद हमें उसी मेडिसिन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैटी शान और मासी ये दोनों आ जाते हैं और बेसिकली इन्हें वही व्हाइट एलेक्सर पिल चाहिए था और असल में ये दोनों ब्लेड शैडो स्क्वाड के मेंबर्स हैं, जिसके चलते इनकी दादागिरी सबको यहाँ पे पता थी। जिसके बाद वो आते
ही साथ ही यहाँ पर उसी लड़की जैसे कि हमने उसी कोलोसियम के अंदर देखा था, यहाँ पर उसे पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी बनाई गई व्हाइट एलेक्जेंडर ने बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं किया, चलो मुझे चुपचाप दूसरा बना के दो। जिसपे जो ओनर था वो कहने लगता है कि बेहतर होगा कि यहाँ पर तुम लोग बिना वजह का हल्ला मत मचाओ वरना बहुत बुरा होगा। कि तभी ज़ूकिंग यहाँ पे आ जाता है और आते साथ ही वो 2 व्हाइट एलेक्सर की डिमांड करता है, जिसके बदले में वो बंदा इससे 20 स्प्रिट कॉइन्स की डिमांड करता है। यहाँ पे ज़ूकिंग थोड़ा चेक करता है एंड फाइनली वो उसे परचेस कर लेता है और पीछे से मासी अपने उसी डैगर के जरिए से ज़ूकिंग पे हमला करता है क्योंकि उसे ये व्हाइट एलेक्सर्स चाहिए थे। अब वो यहाँ पर ज़ूकिंग को काफी ज्यादा धमकाता है कि अगर तुझे जिंदा रहना है तो चुपचाप दे दे वरना तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। माहौल की गंभीरता को समझते हुए ज़ूकिंग डिसाइड करता है कि फिलहाल के लिए मैं दोनों एलेक्सर्स इन्हें दे देता हूँ, बाद में अपना हिसाब इनसे मैं बराबर कर ही लूंगा। अब ज़ूकिंग उन्हें दे देता है, जो देखकर वो बंदा इसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि उसके कपड़ों से अपने हाथ को साफ करने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ूकिंग की आंखों में तो फुल किलिंग इंटेंट था। दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मासी है वो उसी प्लेजर हॉल से बाहर आता है और यहाँ पे इसने फुल पी रखी थी और यहाँ पे हम देखते हैं कि रात के अंधेरी सुनसान गलियों में ज़ूकिंग उसे ही फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे मासी अपना कुछ जरूरी काम कर रहा था कि तभी यहाँ पे पीछे से ज़ूकिंग आ जाता है और जिसे फील करते साथ ही इसे जैसे सांप सूंघ जाता है और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए ज़ूकिंग ने अपने आयरन नीडल को सीधा उसके गले में घुसा दी थी और फिर उसे घसीटते हुए अंधेरी जगह पे ले जाता है और उसका बाकी का काम वो वहीं पे कर देता है और उसके पास से ज़ूकिंग को जो कुछ भी मिलता है वो उसे अपने पास रख लेता है। इस दौरान फैटी शान भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है, जिसे देखते साथ ही वो छुप जाता है और अब वो अपने मन में कहता है कि एक और बंदा बचा है, जिसके बाद अब वो फैटी शान के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। इस दौरान हम यहाँ पर उन्हीं 2 एल्डर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर हमारे जो ज़ूकिंग है उसी पर नजर रखे हुए थे और ये दोनों उसके स्किल्स की तारीफ कर रहे थे और तभी उनमें से एक कहने लगता है कि वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने तो दिन में नए कपड़े पहने थे ना, तो आखिर उसने उन्हें चेंज क्यों किया। इस दौरान हमें ब्यूरियल माउंट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैटी शान को फॉलो करते हुए ज़ूकिंग पहुंच जाता है और फैटी शान ने जो कि कल्टीवेशन लेवल में उससे ज्यादा एक्सपीरियंस था तो वो उसको पूरी तरीके से सेंस कर लेता और कहता है कि बच्चे मैं जानता हूँ कि तू मुझे यहाँ तक फॉलो करते हुए आया है और तूने ही मासी को मारा है, पर चलो कोई बात नहीं क्योंकि वैसे भी मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन हाँ तुम्हें उसके पास से जो कुछ भी मिला है मुझे वो दे दो ताकि मैं तुम्हारी मौत को आसान बना सकूं। यहाँ पे यह सुनते साथ ही ज़ूकिंग किलिंग मोड में आता है और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट दिखता है और वो सर झुकाते हुए कहता है कि यहाँ पे जो मरेगा वो हो तुम। यहाँ पे मासी अपनी 3rd लेवल की की कंडेंसेशन के पावर को रिवील करता है और सीधा यहाँ पे ज़ूकिंग की तरफ बढ़ता है और अपने वेपन से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ूकिंग तो उसके अटैक से डॉज करते हुए सीधा एक किक उसके हाथों में ही मारता है, जिसके चलते उसका जो वेपन था वो उससे दूर छिटक जाता है। पर तभी इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ूकिंग उसे एक फ्लाइंग किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो फैटी शान है वो उसके पैर को ग्रैब कर लेता है। पर तभी ज़ूकिंग यहाँ पे हवा में ही रिवर्स फ्लिप मारते हुए उसके ऊपर अपने आयरन नीडल से हमला करता है और जो कि इसके सीधा चेस्ट से जा लगता है, लेकिन फैटी शान फिर भी उस नीडल को निकालते साथ ही उस पर हमला करने को जाता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि जो ज़ूकिंग है वो घुमा के एक पंच सीधा उसके फेस पे जड़ता है, जिसके चलते उसका एक दांत भी टूट जाता है। इस दौरान मौका पाते साथ ही जो माशी है वो यहाँ पर कुछ सेंटिपीड को सीधा ज़ूकिंग के ऊपर छोड़ देता है और ये काफी ज्यादा जहरीले थे। और तब तक हम देखते हैं कि अपने आयरन नीडल के जरिए से ज़ूकिंग उन दोनों को बीच से काट देता है, पर तभी उसकी नजरों से जो फैटी शान है वो गायब हो चुका था। लेकिन तभी उसके सामने उसे काफी सारा फॉग नजर आता है जो कि जैसे उसे चारों ओर से कवर करने वाला था। इस दौरान फैटी शान जब पीछे से उसे देखता है तो हैरानी के साथ कहता है कि न जाने ये लड़का कहाँ से आया है, क्योंकि कोई भी देख के बता सकता है कि ये बस की कंडेंसेशन के 2nd लेवल पे है, लेकिन फिर भी इसने मुझे इस हद तक पुश कर दिया। और तभी वो अपने पास से एक ऑरेंज कलर के क्रिस्टल को बाहर निकालता है और वो बताता है कि ये घोस्ट फेस स्कॉर्पियन पॉइजन मेरी जो कल्टीवेशन की जो पोटेंशियल है इसे कुछ वक्त के लिए इंक्रीज तो कर सकता है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तो क्या मुझे इसे हराने के लिए इसे यूज करना चाहिए कि नहीं। इस दौरान ज़ूकिंग इस चीज को सेंस कर लेता है तो वो अपनी सांसों को भी कुछ देर के लिए रोक लेता है ताकि उसे ऐसा लगे कि वो मारा जा चुका है। और यहाँ पे फैटी शान बिल्कुल यही समझता है और तभी वो स्टोन को अपने पास रखने की कोशिश करता है, लेकिन इसी मौके पर ज़ूकिंग उस पर दौड़ते हुए जाके हमला कर देता है और सीधा अपना आयरन नीडल उसके फोरहेड में धंसा देता है और तभी उसका आयरन नीडल उसके फोरहेड के आर पार होते हुए उसकी जान ले लेता है। इस दौरान ज़ूकिंग उस घोस्ट फेस स्कॉर्पियन क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है और कहने लगता है कि शुक्र है कि मेरे पास ये क्रिस्टल मौजूद था, वरना मेरी इंजरीज इतनी जल्दी कभी हील नहीं हो पाती। अब यहाँ पे उस ऑरेंज क्रिस्टल को देखकर ज़ूकिंग कहने लगता है कि आखिर इसने ऐसा किया है कि ये बंदा इसे इतना डेस्परेटली क्रश करना चाहता था, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई लाइफ सेविंग ट्रेजर है। अब ज़ूकिंग उस ऑरेंज क्रिस्टल को अपने
पास रख के यहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो यहाँ पर इस बंदे की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। इस दौरान जैसे ही ज़ूकिंग चला जाता है तो हम उन्हीं दो एल्डर को देखते हैं, जहाँ पे उनमें से जो बड़ा एल्डर था वो कहने लगता है कि अच्छा अब मैं समझा आखिर इसने नए कपड़े क्यों नहीं पहने। असल में ये नहीं चाहता था कि इसके नए कपड़ों में खून के धब्बे लग जाए और वो पुराना दिखे। हाँ, लगता है कि लड़का बहुत चालाक है। वैसे इसमें बेचारी की गलती नहीं, गरीबी चीज ही ऐसी है, उसे पता है कि चीजों की कैसे कदर की जाए। अब यहाँ पे उसका साथी कहने लगता है कि चलो अच्छा हुआ इसके दिमाग में से ये बात तो गई, वरना पूरी रात ये कल की तरह इसी सवाल में खोया रहता कि आखिर उसने नए कपड़े क्यों नहीं पहने। इस दौरान हम ज़ूकिंग को देखते हैं जहाँ पर वो स्कैवेंजर्स कैंप के पास वाले एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर कि मिस्टर लेई का घर था और तभी उसकी नजर पड़ती है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को ही मार पीट रहे हैं और जबरदस्ती उनसे उनका सामान छीन रहे थे। जो देखते साथ ही ज़ूकिंग भी अब टफ बनने की एक्टिंग करने लगता है, क्योंकि अगर इन लोगों को पता चल गया कि ज़ूकिंग इस वक्त घायल है तो ये लोग उस पर भी हमला कर सकते हैं और उसके साथ भी लूट मार कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़ूकिंग जैसे तैसे करके घर के अंदर पहुंच जाता है और जैसे ही वो डोर्स को क्लोज करता है तो यहाँ वो घुटनों के बल आके खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे ज़ूकिंग को भी काफी अच्छा खासा डैमेज पहुंचा था। और तभी जब ज़ूकिंग अनकॉन्शियस होने वाला था तभी उसकी नजर सामने टेबल पे जाती है जहाँ पे गर्मा गर्म खाना लगा हुआ था, जो देखकर ज़ूकिंग काफी ज्यादा इमोशनल होता है और साथ ही उसे काफी अच्छा भी लगता है क्योंकि कोई है जो कि उसका घर के अंदर इंतजार कर रहा था। ज़ूकिंग को यहाँ पे एक रीजन मिल चुका है कि क्यों उसे रोज सरवाइव करना है, कि क्यों उसे सही सलामत घर वापस आना है, क्योंकि कोई है जो कि इस घर में उसका हर रात इंतजार करता है। अब यहाँ पे हम मिस्टर ले को देखते हैं जो कि यहाँ पीछे से ज़ूकिंग को ही देखे जा रहे थे। उन्हें भी ज़ूकिंग की इस कंडीशन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर फिलहाल के लिए वो उसे कुछ नहीं कहते। इसी के साथ हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ूकिंग की आंखें जब खुलती है तो वो देखता है कि उसकी इंजरीज बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो पर्पल क्रिस्टल मौजूद है उसने अपना पूरी रात असर दिखा दिया था, जिसके देख कर ही ज़ूकिंग काफी ज्यादा खुश था। कि तभी मिस्टर ली बताने लगते हैं कि जाके बाहर इंतजार करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास डिशेस बनाई है जिसे खा के ना तुम्हें मजा आ जाएगा। अब ज़ूकिंग जैसे ही बाहर जाता है तो वो कुछ लोगों को देखकर इमीडिएटली छिप जाता है। उसे लग रहा था कि शायद ये कोई दुश्मन है, पर तभी मिस्टर ली बताने लगते हैं कि छुपने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सभी लोग थंडर स्क्वाड के ही मेंबर्स हैं और चिंता मत करो, हम सभी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब हमें यहाँ पर जो थंडर स्क्वाड के बाकी के मेंबर्स हैं इनके बारे में बताया जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे आर्चर के बारे में बताया जाता है जिसे कि हम लोग फैंग कहेंगे और फैंग की कल्टीवेशन है की कंडेंसेशन का 4th स्टेज। इसी के साथ हमें उस लेडी जिसका नाम लुआन है उसके बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पर आते साथ ही जो ज़ूकिंग है उससे उसका डैगर छीनने की कोशिश करती है एंड देन फाइनली वो उसे ले भी लेती है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये की कंडेंसेशन के 3rd स्टेज पे है और इसकी स्पेशलिटी ही यही है कि ये बीस्ट से कम्युनिकेट कर सकती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ूकिंग ने उल्टा इसका डैगर ही इससे चुरा लिया था, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। कि तभी बाहर आती है मैन गुई की जो कि की कंडेंसेशन के 3rd स्टेज पे है और इसकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है ये कमाल की है। अब यहाँ पे सभी का इंट्रोडक्शन होने के बाद वो बताने लगता है कि इस साल की जो स्प्रिंग हार्वेस्ट है वो काफी जल्दी होने वाली है और जो कैंप लॉर्ड है उसने एक मिशन को भी पोस्ट किया है जिसके अकॉर्डिंग जो भी टीम सबसे ज्यादा 7 लीफ ग्रास को कलेक्ट करके लाएगी उन्हें 3 डस्ट क्लिनजिंग पिल्स के साथ नवाजा जाएगा। और यहाँ पे मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो डस्ट क्लिनजिंग पिल है ये असल में वो जो व्हाइट पिल्स है यानी कि वो जो व्हाइट एलिक्सर है उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। मिस्टर ली आगे बताते हैं और वैसे भी जिस पैच को हमने उस फॉरबिडन लैंड में लगाया था अब शायद वो हार्वेस्ट के लिए भी रेडी हो गया होगा, तो हमें बस जाके वहाँ से उन सारे ग्रास को कलेक्ट करना होगा। अब मिस्टर ली ज़ूकिंग से कहते हैं कि तुम हमारे साथ आ रहे हो। कि तभी यहाँ पे फैंग कहने लगता है कि पर कैप्टन वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, जिस पे मैन गुई कहने लगता है कि चिंता मत करो, हर किसी का दिन आता ही है और अगर आज वो शुरू कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कि तभी यहाँ पे मिस्टर ली कहने लगते हैं कि बच्चे बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो। अब ज़ूकिंग बताता है कि उसे चलना है। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जो कैंप लॉर्ड है उसे दिखाया जाता है जो कि कंडेंसेशन के लेवल 9 पे है और यहाँ पे ब्लड शैडो कैप्टन इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था और वो बताने लगता है कि जो थंडर स्क्वाड है इनके चलते हमारा ऑपरेशन पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि फैटी शान और जो मासी थे वो लोग काफी सारे ट्रेजर्स को लूट के ला रहे थे लेकिन वो लोग अब तक नहीं लौटे, जिससे अंदाजा होता है कि ये काम शायद से जो थंडर स्क्वाड है उसका ही होगा। ये सुनते साथ ही वो बंदा उस पे हंटर चला के मारता है और फिर बताने लगता है कि सुनने में ये आया है कि जो थंडर स्क्वाड है उसने फॉरबिडन लैंड में 7 लीफ ग्रास को लगाया है, यानी कि वो लोग हार्वेस्ट करने तो जरूर जाएंगे, तो जाओ और जाकर इस मिशन में ही उनका काम तमाम कर दो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर ली और ज़ूकिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर सिटी से बाहर जा रहे थे और यहाँ पे रास्ते में इनकी मुलाकात ग्रैंड मास्टर बाई के कारवा से होती है जो कि यहीं से गुजर रहा था और मिस्टर ली बताने लगते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल डिवाइन फिजिशियन है और इनके जैसा कोई भी नहीं। कि तभी यहाँ पर फैंग भी बताने लगता है कि हाँ ये
जो ग्रैंड मास्टर बाई है ये सच में इनक्रेडिबल है। इस दौरान वो कारवां जैसे यहाँ से गुजरता है तो ग्रैंड मास्टर बाई की नजर यहाँ पे जू किंग से मिलती है। जू किंग भी उन्हें देखे जा रहा था और मानो जैसे ग्रैंड मास्टर बाई जो है वो जू किंग को देखकर कुछ कहने वाले थे, लेकिन फिर ये लोग भी आगे बढ़ जाते हैं एंड देन फाइनली ये लोग उसी फॉरबिडन लैंड के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आते साथ ही मिस्टर ली सभी को बताने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए हम यहाँ पर काफी बार आ चुके हैं लेकिन फिर भी हमें चौकन्ना रहना है। अब वो जू किंग से कहने लगता है कि तुम्हारे लिए ये मिशन नया है, तुम पहली बार हमारे साथ आए हो तो तुम्हें यहाँ पर काफी कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी और यहाँ की 3 चीजें बड़ी फेमस है। पहला है स्पिरिचुअल बीस्ट, दूसरा है ब्लड मेज और तीसरा है एक ऐसा गाना जो कि तुम्हें मदहोश कर देगा। अगर इनमें से किसी एक से भी तुम्हारा पाला पड़ता है तो तुम्हें काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। अब यहाँ पे सिंगिंग का सुनते साथ ही जू किंग भी काफी शौक था। फैंग बताता है कि हाँ तुमने सही सुना, लेकिन आज तक सिर्फ उस गाने को मिस्टर ली ने ही सुना है। अब चलते चलते ये लोग फाइनली 7 लीफ ग्रास का जो हार्वेस्टिंग एरिया था वहाँ पे पहुंच जाते हैं और ये लोग हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान मिस्टर ली जू किंग से कहने लगते हैं कि बच्चे क्या तुम्हें याद है जो भी मैंने यहाँ पर आने से पहले तुम्हें बताया था। जू किंग हाँ में जवाब देता है कि तभी मिस्टर ली से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक और एडवाइस देना चाहता हूँ और वो ये कि इस फॉरबिडन लैंड में तुम्हें सिर्फ बाहरी लोगों से बच के नहीं रहना है, बल्कि कभी कभी इंसान भी कभी कभी तुम्हारे सामने सबसे बड़ा खतरा बन के तुम पे हावी हो सकता है। कि तभी फेंग उनसे कहने लगता है कि हाँ, और स्पेशली जो ब्लड शैडो स्क्वाड है ये सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वो लोग इंसानों का ही शिकार करते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स का भी। और तो और हमने काफी बार उनके बिजनेस डील में भी इंटरफेयर किया है जिसके चलते वो हमारी जान के भी दुश्मन है। अब यहाँ पे मिस्टर ली बताता है कि उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि उन लोगों ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो म्यूटेटेड बीस्ट है उनके बॉडी पार्ट्स को अपने बॉडी के अंदर लगाया है और उनके पास काफी स्पेशल टाइप की एबिलिटीज भी है। कि तभी यहाँ पर जो मैनगुई था उसे एक फ्लावर में कुछ अजीब लगता है और जैसे वो उसे स्मेल करता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि कैप्टन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और मिस्टर ली जब उस फ्लावर को स्मेल करते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी ने पहले ही कैसे पाउडर को छिड़का है जिसके चलते बीस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे बीस्ट आकर इन पे हमला कर देते हैं। अब ये सभी लोग उनसे फाइट में बिजी हो जाते हैं कि तभी जू किंग के ऊपर भी काफी सारे बीस्ट हमला कर देते हैं, लेकिन ये तो अपनी कमाल की स्किल्स के बदौलत तो खुद को बहुत इजीली इनसे बचा लेता है। और इसके स्किल्स को देखकर फेंग भी मन में कहने लगता है कि वाकई में यार ये बच्चा तो कमाल का है, मैं तो बेवजह इसकी फिक्र कर रहा था। कि तभी हम लुआन को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपने पैर से ही एक बीस्ट की मुंडी को पकड़ती है और फिर उसका काम तमाम कर देती है। यहाँ पे सभी लोग काफी अच्छी फाइट कर रहे थे, बीच में तो मैनगुई आकर जू किंग की भी जान बचाता है। कहने लगता है कि बच्चे जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना कोई भी बीस्ट तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे, जिस पे जू किंग उसका शुक्रिया करता है। कि तभी मिस्टर ले लुआन और फेंग से कहते हैं कि तुम लोग इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे मैं और मैनगुई सब कुछ संभाल लेंगे। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी हमें ब्लड शैडो स्क्वाड के कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं का शिकार करने के लिए तो इंतजार में था। अब जू किंग और उसके साथ ही दौड़ते दौड़ते ब्लैक स्केल्ड वुल्फ किंग के एरिया में पहुंच जाते हैं जो कि टायर 3 के म्यूटेटेड बीस्ट है। और तभी इनके सामने खाई आ जाती है और पीछे से काफी सारे बीस्ट इन पे हमला कर देते हैं। ये लोग उन पे हमला करते हैं लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और एक बीस्ट तो सीधा आकर जू किंग को पकड़ते साथ ही खाई से कूद जाता है। यहाँ पे लुआन उसे आवाज देती है लेकिन जू किंग को ये बीस्ट पूरी तरीके से जैसे ही खाने वाला था कि तभी जू किंग सीधा उसकी जुबान को ही अपने मुंह से काट लेता है और अपनी आयरन नीडल को सीधा उसके पेट में घुसा देता है और फिर ये लोग तेजी से नीचे जा गिरते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉरबिडन रीजन के उसी घोस्ट फॉरेस्ट रिवर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर ली और मैनगुई ने काफी सारे बीस्ट का काम खत्म तो कर दिया था, लेकिन मैनगुई काफी सारे म्यूटेटेड बीस्ट से इन्फेक्टेड हो चुका था जिसके चलते मिस्टर ली से बताते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द उसी व्हाइट पिल को लेना ही होगा, वरना या तो ये एक माइंडलेस बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या फिर इसकी बॉडी ही यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाएगी। कि तभी यहाँ पे ब्लड शैडो स्क्वाड इनके ऊपर आग के गोले से हमला कर देती है और यहाँ पे उनका लीडर और उसके 2 बहुत ही ताकतवर लोग यहाँ पे आ चुके थे। और ब्लड शैडो स्क्वाड का लीडर कहने लगता है कि मिस्टर ली काफी दिनों बाद तुमसे मिलना हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जू किंग को देखते हैं जहाँ पे जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था कि तभी सामने मौजूद एक बीस्ट के अंदर से एक ब्लैक कलर की एंटिटी बाहर निकलती है जो कि दिखने में वेनम जैसा लग रहा था और यहाँ पे वो तेजी से जू किंग पे हमला कर देता है। लेकिन जू किंग इसे अपने नाइफ से काटने की कोशिश करता है लेकिन इसके 2 टुकड़े होते साथ ही ये वापस से अपने बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है और तभी वो उसके दोनों हाथों और पैरों को जकड़ लेता है। और अब ये जो वेनम जैसी चीज थी ये अब जू किंग के बॉडी के ऊपर हमला करने को जाती है और धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी को ही जैसे अपने चपेट में लेने लगती है, जिसे देखकर यहाँ पे जू किंग भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये चीज क्या है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैनगुई की हालत यहाँ पे लोगों ने खराब कर दी थी। उसकी बॉडी पर वो जो वायरस था वो तेजी से फैलने लगता है और अब वो एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है जिसके चलते उसकी बॉडी भी अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वो अपना कंट्रोल खोने लगता है और ऐसे ही छटपटाते हुए वो एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे ब्लड शैडो स्क्वाड तो इसे पकड़ने वाले थे क्योंकि वो उसके बॉडी पार्ट से काफी कुछ करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ जू किंग जिसकी बॉडी को इस वेनम ने कवर कर लिया था कि तभी यहाँ पे
उसका वो जो पर्पल क्रिस्टल था वो तेजी से ग्लो करना शुरू कर देता है। अब जिसके चलते ये वेनम छटपटाने लगता है जैसे कि इसकी बॉडी से वो दूर जाना चाहता था, लेकिन ये क्रिस्टल उसे जाने नहीं दे और ये पर्पल क्रिस्टल इस मिस्टीरियस फिगर को कम्प्लीटली अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और सीधा वो ज़ूकिंग की बॉडी में समा जाता है, जिसके चलते ज़ूकिंग वहीं पे बेहोश हो आंखें खोलता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया, पर तभी उसे कुछ फील होता है और वो देख पाता है कि उसने बहुत सारा ये जो एलियन टेंट है यानी कि उस वायरस को बहुत से अमाउंट में अब्सॉर्ब कर लिया था। अब यहाँ पे ये ज़ूकिंग इस बात से हैरान था कि आखिर ये जो स्पॉट है जहाँ से ये वायरस मेरी बॉडी के अंदर इंसर्ट हुआ था, आखिर ये जगह इतनी जल्दी फेड क्यों हो रही है, पर उससे भी ज्यादा आखिर ये चीज है क्या। अब तभी यहाँ पर उसे पानी के ऊपर मैनगुई की शील्ड का एक छोटा सा हिस्सा नजर आता है, जिसे देखकर ज़ूकिंग समझ आता है कि मैनगुई खतरे में है, तो अब वो उसी ओर भागना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ हम यहाँ पर मैनगुई को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिस्टर ले को ही देखे जा रहा था, जो कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुके थे और अब वो उनकी मदद करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जो ब्लड स्क्वाड के लोग थे ना, वो चारों ओर मैनगुई को घेर के खड़े हो जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे के कहने लगते हैं कि हर हाल में हमें सबसे पहले इसे मारना होगा, क्योंकि एक बार इसने अपना कंट्रोल खो दिया तो फिर कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाला। तभी यहाँ पर ये सभी लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैनगुई इन्हें जाते साथ ही दबोच लेता है, एक एक करके इन्हें निपटाना शुरू कर देता है और तभी वो यहाँ पे इनका जो कमांडर था उसे यहाँ अपनी चपेट में ले लेता है और उसे पकड़ के वो बहुत बुरी तरीके से उसे मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये बंदा कहने लगता है कि मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, लेकिन यहाँ पे मैनगुई तो उसे और तेजी से दबोचना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो बंदा लिटरली अपनी नाइफ से उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है, लेकिन मैनगुई कहने लगता है कि मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। लिटरली यहाँ पर मैनगुई की जो बॉडी थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है और धीरे धीरे उसे अपने अंदर समाने लगती है जैसे कि वो एक्सप्लोड करने वाला हो। इस दौरान मिस्टर ली को उसकी फिक्र होती है कि तभी ये ब्लड शैडो स्क्वाड का जो लीडर है वो मिस्टर ली से कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दूसरों के लिए फिक्र करो, तुम्हें तो यहाँ खुद की जान की फिक्र होनी चाहिए। ये कहते हुए वो वापस से मिस्टर ली के ऊपर हमला कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि मैनगुई की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है, जिसे देखकर मिस्टर ली मैनगुई कहते हुए आवाज देते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पे उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर चुकी थी और ज़ूकिंग भी पहुंच चुका था और यहाँ का इम्पैक्ट वो भी अपनी आंखों से विटनेस करता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उस कमांडर की उड़ती हुई आधी बॉडी सीधा ज़ूकिंग के सामने आके गिरती है और ज़ूकिंग यहाँ पर मैनगुई को ही याद करती है, उसकी कई बातें याद करता है जहाँ पर उसने कहा था कि बच्चे चिंता मत करो, जब तक मैनगुई जिंदा है ना तब तक कोई बीस्ट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहते हुए ज़ूकिंग इमोशनल होते हुए मैनगुई का नाम लेता है। वो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो कमांडर था जो अपनी आधी बॉडी से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, वो यहाँ पर मैनगुई को बहुत बुरा भला कहते हुए कहता है कि वो एक नंबर का पागल है, खुद को मर रहा था, मुझे लेके मरने की क्या जरूरत थी। तभी यहाँ पर उसकी नजर ज़ूकिंग पे जाती है और ज़ूकिंग भी इसके ऊपर अपनी नजरें टिका लेता है। इसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था, जिसे देखकर ये बंदा भी बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। जिसके बाद ज़ूकिंग अपना एक पैर उठाता है और सीधा इसके सिर पे दे मारता है, अपने पैर से इसके सिर को मसलते हुए कहने लगता है कि मैनगुई की हालत का जिम्मेदार तू है। यहाँ पे वो बंदा छटपटाने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज रहम करो, लेकिन ज़ूकिंग तो अपने पूरी पावर के साथ उसके सिर को कुचल देता है। यहाँ पे उसके खून के छींटे उसके चारों ओर फेस पे लग चुके थे, लेकिन ज़ूकिंग यहीं पे नहीं रुकता। मैंने कहा था ना कि रूथलेस के मामले में ये बाप लेवल का आदमी है, बस अब तुम देखते जाओ। यहाँ पे ज़ूकिंग की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था और अब वो उन सभी लोगों की तरफ देखने लगता है जिनकी वजह से मैनगुई अब इनके बीच नहीं रहा। अब यहाँ से तुम बस इसका स्लॉटर देखते जाओ। यहाँ पे बाकी के जो ब्लड स्क्वाड के लोग थे ना, वो सभी एक एक करके इसके ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन इतना ब्रूटली वो उन्हें मारता है ना, लिटरली अपनी वो जो आयरन नीडल थी इनके पेट से घुसा देता है और फिर उन्हें बिल्कुल बीच से फाड़ के रख देता है। दूसरा बंदा आता है तो वो उसके बिल्कुल नेक में अपनी आयरन नीडल को घुसाते हुए इसकी गर्दन को ही 2 टुकड़े कर देता है और ऐसे ही करते हुए एक एक करके वो सभी को बेरहमी के साथ जान से मार देता है। जिसके बाद वो मिस्टर ले की हेल्प करने सीधा उनकी तरफ चला जाता है, जहाँ पे कि ब्लड शैडो स्क्वाड का लीडर उनसे फाइट कर रहा था। अब ज़ूकिंग को आता हुआ देखकर मिस्टर ली उससे कहने लगता है कि बच्चे यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर इसे संभाल लूंगा, लेकिन ज़ूकिंग उन्हें इसे कहाँ छोड़ के जाने वाला था। अब यहाँ पे ज़ूकिंग को पड़ता हुआ देखकर वो जो ब्लड शैडो स्क्वाड का लीडर था वो अपने एक बंदे से कहता है कि जाके इस बच्चे को संभालो, मिस्टर ली को तो मैं देख लूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मकड़ी जैसा दिखने वाला इसका जो बंदा था ना, वो पड़ जाता है ज़ूकिंग के पीछे। जब यहाँ पर ज़ूकिंग को बढ़ता हुआ देखकर फायर बॉल से उस पे हमला करता है। ज़ूकिंग काफी दूर खिसका चला जाता है और अब हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, जिसका नाम है होया, जो कि की कंडेंसेशन के 5th लेवल पे है। जिसके बाद ये बंदा ज़ूकिंग से कहने लगता है कि बच्चे बताओ आखिर तुम कैसी मौत मरना चाहोगे? हाँ, मेरे पास ना बहुत से ऑप्शन है और तुम्हारी जैसी मामूली सी मेयर बॉडी टेम्परिंग वाली टेक्निक मेरे सामने काम नहीं आने वाली। ये कहते हुए अब वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर काफी सारे फायर बॉल से हमला कर देता है और कहने लगता है कि बच्चे तुम्हारे जो लेवल है वो 3 है और मेरा जो लेवल है वो 5 है, तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम मुझसे बच पाओगे? लेकिन ज़ूकिंग यहाँ पे बता देता है कि क्यों उसे रूथलेस कहा जाता है। यहाँ पे हर एक अटैक से डॉज करते वो सीधा उसकी तरफ बढ़ा
सीधा चला जाता है और बिल्कुल उसके नेक के पास जाकर जैसे ही हमला करने वाला था तभी ये बंदा अपने एक अटैक का यूज करते हुए पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते ज़ूकिंग काफी दूर जा गिरता है। पर तभी वो काफी सारे यहाँ पे चट्टानों को आपस में फ्यूज करते हुए एक बड़े से फायर बॉल में उसे कन्वर्ट कर लेता है और एक मीटियोर जैसा बॉल वो बन जाता है, जिसके बाद वो ज़ूकिंग के ऊपर उसे थ्रो कर देता है। लेकिन ज़ूकिंग वो तो उस आग के बड़े से गोले से भी जैसे तैसे सर्वाइव करते हुए सीधे अपने आयरन नीडल को उसकी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन तब तक ये बंदा अपने सामने फायर बॉल की एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, कहने लगता है कि तुम्हारी ये मामूली सी नीडल मुझे मारेगी। हो लिटरली यहाँ पे ये टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि जो ज़ूकिंग का जो हाथ है ना वो बिल्कुल गर्म हो के उसकी चमड़ी तक उखड़ने लगती है, उसके कपड़े वपड़े सब कुछ जल के राख हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका फेस भी आधा इंजर्ड हो चुका था। ज़ूकिंग यहाँ पे दर्द के मारे चिल्ला उठता है और ज़ूकिंग फिर भी चिल्लाते हुए घुमा के अपना आयरन नीडल वापस से उसकी शील्ड के ऊपर मारता है। इस बार तो ये आर पार भी हो चुका था, लेकिन एंड मोमेंट पे ये बंदा एक और अटैक करके ज़ूकिंग को काफी दूर फेंक देता है। ज़ूकिंग का जो शोल्डर था वो भी डिसलोकेट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे ये बंदा देख के हैरान था कि आखिर ये बच्चा इतनी देर तक कैसे सर्वाइव कर गया, वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी। लेकिन तब तक हम ज़ूकिंग को देखते हैं जो कि जैसा तैसे करके अपने आर्म को वापस से लोकेट करता है और फिर यहाँ पे वो जो पर्पल क्रिस्टल था वो अपना काम शुरू करता है। वो लिटरली इसकी हीलिंग स्पीड को मैक्स लेवल तक बूस्ट कर देता है और पलक झपकते ही उसकी बॉडी वापस से पहले जैसी हो जाती है, इंजरीज बिल्कुल गायब। ये देखकर तो वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो लगता है कि इसके पास कोई और पावर है। हाँ, पर तभी हम देखते हैं कि इस बंदे का जो वायरस है ना वो भी एक्टिवेट होने वाला था, क्योंकि इसने उसकी काफी सारी पावर्स का यूज कर लिया था। इस दौरान हम देखते हैं कि वो बंदा जो था वो यहाँ पे एक फायर टॉर्नेडो को क्रिएट करने की कोशिश करता है और आसपास के जितने भी रॉक्स थे यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर थे उन सभी को एक मीटियोर में बदलने की कोशिश कर रहा था। तभी ज़ूकिंग अपने हाथ में उस ऑरेंज क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और डुआंग ने उसे बताया था कि ये जो ऑरेंज स्कॉर्पियन क्रिस्टल है ये तुम्हारी जो कल्टीवेशन और पावर इन्हें बूस्ट तो करेगा, लेकिन ये दो धारी तलवार की तरह है। इसका यूजर जो है उसके टॉक्सिक इफेक्ट के चलते मारा भी जा सकता है, तो अब तुम्हें इसका सोच समझ के ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा अपने जाइंट से मीटियोर से इस पे हमला कर देता है और ज़ूकिंग यहाँ पे आसपास देखता है, जहाँ पर उसे एक बंदे की बॉडी मिलती है तो वो उसे पकड़ते हुए सीधा इन मीटियोर्स के आगे रख देता है, जिसके चलते यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन भी होता है। और यहाँ पर वो ये जो था वो खुश हो रहा था कि फाइनली मैंने मैनगुई के बंदे को हरा दिया, और वो कहने लगता है कि मिस्टर ली तुम्हारा आदमी तो एक नंबर का यूजलेस निकला, पर तुम्हें मारने में मुझे बहुत मजा आएगा और अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने ही लगता है कि तभी आग के बीच में यहाँ पे उस बंदे की बॉडी को हटाते हुए ज़ूकिंग अपना किलिंग इंटेंट वाला फेस इसे दिखाता है, जिसे देख के ये शॉक्ड और पलक झपकते ही ज़ूकिंग उस ऑरेंज स्कॉर्पियन क्रिस्टल को क्रश कर देता है और यहाँ पे बिजली की स्पीड से उसके तरफ जाकर एक हमला कर देता है। इस बंदे को अपना डिफेंस पूरी तरीके से प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिलता और ज़ूकिंग का नीडल उसके डिफेंस को तोड़ते हुए उसे काफी दूर पटक देता है। यहाँ पे ये बंदा संभल ही पा रहा था कि ज़ूकिंग तब तक इसके पीछे जाकर वापस से इस पे हमला कर देता है। इसके पेट के आर पार अपने उस नीडल को ये घुसा चुका था, जिसके चलते ये बंदा भी अपने घुटनों के बल आ चुका था और इसका जो मास्क था वो भी चकनाचूर हो जाता है। ये टकला जिसके टकले को यहाँ पे ज़ूकिंग पकड़ता है, इसे मसलना शुरू कर देता है। ये देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है बॉस मेरी हेल्प करो। यहाँ पे इसका बॉस देखकर कहने लगता है कि बच्चे अगर मेरे आदमी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ज़ूकिंग यहाँ पे पकड़ता है अपनी नीडल को सीधा इसके नेक के आर पार घसा देता है। आया बड़ा धमकाने। अब यहाँ पे उस लीडर की सटक चुकी थी, वो यहाँ पे अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तू और तेरा ये कैप्टन आज मेरे हाथों से मरने वाला है। ये कहते हुए वो मिस्टर ले के ऊपर काफी सारे हमले करता है, जिसके चलते मिस्टर ले जो कि पहले से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे उन्हें यहाँ पे डिफेंस का मौका नहीं मिलता और यहाँ पे इसका जो ब्लेड था वो उनके शोल्डर पे आधा धस चुका था। मिस्टर ले दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे ये बंदा हंसते हुए कहता है कि हाँ देखा मैंने कहा था तू मरेगा और तेरा ये बच्चा भी। अब तब तक ज़ूकिंग सीधा दौड़ते हुए जाता है इस पे हमला करने, लेकिन ये बंदा घुमा के अपने इस ब्लेड को उस पे मारता है, जिसके चलते ज़ूकिंग के ये छक्के छुड़ाते हुए काफी दूर फेंक देता है। अब ज़ूकिंग और उसकी हालत को देखकर मिस्टर ले दौड़ते हुए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन तब तक ये बंदा मिस्टर ले के ऊपर एक जोरदार हमला करने पहुंच जाता है। लेकिन जैसे वो उनसे टकराने वाला था ज़ूकिंग बीच में आकर अपनी नीडल से उसके अटैक को रोक लेता है और तभी वो ज़ूकिंग के ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक करता है, जिसके चलते ज़ूकिंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। लेकिन पर्पल क्रिस्टल यहाँ पे अपना कमाल दिखाती है और इस बंदे के होश उड़ चुकी तरह वो कहता है कि ये बच्चा मेरी स्ट्राइक से भी बच गया, इसने तो हाउ ये को भी मार दिया। आखिर ये क्या चीज है, मुझे इसे हर हाल में एलिमिनेट करना ही होगा वरना मेरी आत्मा को सुकून कहाँ मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ज़ूकिंग से कहने लगते हैं कि बच्चे भाग जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पे सब कुछ देख लूंगा, तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। लेकिन यहाँ पे ब्लड शैडो स्क्वाड का लीडर कहता है कि अच्छा भागोगे, हाँ कहाँ भाग के जाओगे, वो भी मेरे होते हुए। हाँ तभी अचानक से काले बादल यहाँ पे आ जाते हैं, चारों ओर बिजलियां कड़कने लगती है और यहाँ पे एक ठंडी लहर दौड़ जाती है, जिसके चलते सभी का ध्यान यहाँ उसी ओर जाता है और अचानक से यहाँ पे कहीं से इंटेंस अमाउंट
में ब्लडी मिस्ट आने लगती है और एक काफी ज्यादा खतरनाक और डरावनी और रूह को कपा देने वाली एक आवाज इन सभी को सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे गाना गा रहा है और यहाँ पर जैसे ही उस गाने को मिस्टर ली सुनते हैं ना तो वो शॉक्ड थे। इस दौरान हम देखते हैं कि चारों ओर ब्लडी मिस्ट फैल चुका था। ज़ूकिंग भी हैरान था और ये बंदा कहता है कि ये तो एक गाना है। इस दौरान यहाँ पर काफी सारे जो अनडेड क्रिएचर्स थे वो बहुत ही क्रीपी वे में चल के आने लगते हैं। इनके बीच में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग भी थे और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो घोंसले एंटिटीज है वो भी दिखने लगती है। बड़े बड़े फिगर्स इन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। हमें बताया जाता है कि ये असल में बाइक हुई ये शिंग है जिसे कि फॉरबिडन जोन का हॉरर भी कहा जाता है। ये सारे क्रिएचर्स इनकी तरफ क्रीपी वे में बढ़ने लगते हैं और वो गाना इन सभी को अपने कान में सुनाई देता है। मिस्टर ली कहते हैं कि ये दूसरी बार है जब मैं इस गाने को सुन रहा हूँ। यहाँ पे ये सारे जो घोस्ट थे इन्हीं की ओर बढ़ रहे थे और इन्हें देखते साथ ही वो बंदा भी कहने लगता है कि ब्लडी मिस्ट अनडेड आर्मी और ये गाना जो भी इसे फिटनेस करता है वो मारा जाता है। यहाँ पे ये बंदा पूरी तरीके से पैनिक कर चुका था। वो आसपास से बहुत ही क्रीपी वे में देखकर कांपते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके सामने एक बड़ा सा फिगर अपीयर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली लग रहा था। यहाँ पे ये बंदा अपने सारे वेपन को छोड़कर उल्टे पैर भागने लगता है। ज़ूकिंग जो कि इसे चेस करने वाला था तभी यहाँ पे मिस्टर ली कहते कि बच्चे मत करो उसे चेस, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे वो जो बंदा था वो तेजी से एस्केप कर रहा था और ज़ूकिंग के हाथों में होती है खुजली। वो घुमा के सीधा अपना नीडल इसकी तरफ थ्रो करता है। लेकिन इस बंदे की स्पीड फास्ट थी और वो इजीली इससे डॉज कर सकता था। पर तभी यहाँ पर हम एक जूते को देखते हैं जो कि जैसे ही जमीन पे लैंड करता है हर एक चीज फ्रीज हो जाती है। वो बंदा वहीं पे फ्रीज हो चुका था और वो नीडल सीधा उसके पास आ जाती है और तभी ये गाना और ज्यादा लाउड हो जाता है। वो बंदा कहता है कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। मिस्टर ली को छोड़कर ज़ूकिंग और बाकी सब यहाँ पे फ्रीज हो चुके थे और यहाँ पर ब्लडी मिस्ट से काफी सारे डरावने हाथ बाहर आते हैं, लहराते हुए सीधा इसकी तरफ बढ़ते हुए इस बंदे को लिटरली वो जकड़ लेते हैं। ये डरावना गाना और ज्यादा बढ़ता हुआ जाता है और धीरे धीरे करके इसकी बॉडी के आसपास ये हाथ लिपट चुके थे। उसके हाथ, मुंह, नाक, कान सब कुछ बंद करते हुए यहाँ तक इसकी चीख तक नहीं निकल पाती और ये ब्लडी मिस्ट उसे डिवोर कर लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़ा सा क्रिएचर जिसकी एक आंख थी वो यहाँ पे ज़ूकिंग को ही देखे जा रहा था और तभी काफी सारे हाथ ज़ूकिंग और मिस्टर ली की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो रेड एम्ब्रॉयडर्ड शूज थी वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करके यहाँ पर उस ब्लडी मिस्ट से एक फिगर बनने लगता है। लेकिन जैसे जैसे उसके हार्ट को मिस्टर ली फील करते जाते हैं उन्हें यहाँ पर अपने लवर की याद आने लगती है। अब जहाँ जहाँ पे वो शूज अपना कदम रखते हैं वहाँ आइसी ऑरा फैलने लगती है और तभी वो जो शूज थे वो यहाँ पर ज़ूकिंग के सामने आके रुक जाते हैं। मिस्टर ली भी ये देख के हैरान थे और यहाँ ज़ूकिंग का जो हाथ था ना वो उस ऑरा से फ्रीज होने लगता है। मिस्टर ली कहने लगते कि ताओ हांग, क्या ये तुम हो? क्या तुम वापस आ गई? ये सुनना ही था कि तभी वो शूज मिस्टर ली का रुख ले लेते हैं और वो उसकी तरफ जाने लगते हैं और तभी यहाँ पर हमें ताओ हांग का फैंटम नजर आता है और तभी मिस्टर ली और उसकी आंखें मिलती हैं और हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर ली और ताओ हांग जो कि दोनों एक दूसरे के फियांसे थे वो दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर ली काफी ज्यादा यंग भी लग रहे थे। तभी यहाँ पर उनकी फियांसेस की तरफ हाथ बढ़ाती है और प्रेजेंट टाइम में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ताओ हांग का जो फैंटम था वो भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है। मिस्टर ली इमोशनल होते हुए कहते हैं कि 10 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए मैंने ठीक इसी पल का इंतजार किया है, ताओ हांग तुम वापस आओगी। लेकिन जैसे ही वो उसे टच करने जाते हैं अचानक से उनका हाथ उनके हाथ के आर पार हो जाता है और वो समझ आते हैं कि अब वो नहीं रही। इसी के साथ यहाँ पे मिस ताओ हांग का फैंटम यहाँ से सारी चीजों को लेकर वापस चला जाता है। ज़ूकिंग भी आजाद हो जाता है और सीधा वो मिस्टर ली के पास जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके अंदर भी वो वायरस लग चुका था जिसके चलते उनकी कल्टीवेशन भी अब रिवील हो जाती है और ये अपने ओल्ड लुक में आ जाते हैं क्योंकि इनकी कल्टीवेशन अब पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ूकिंग उन्हें अपने कंधों में बिठाकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इस फॉरबिडन जोन के बारे में वो बताते हैं कि जो कोई ये उस गाने को एक बार सुनता है ना तो वो उन्हें गिफ्ट भी देता है, यानी कि ये फॉरबिडन जोन उन्हें गिफ्ट देता है जो भी यहाँ से सरवाइव कर जाते हैं। वो लोग उन लोगों को यहाँ पे देख पाते हैं जो कि अब दुनिया से जा चुके हैं और जिनसे कि वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मुझे लगा था कि ये सब बस एक रूमर है, लेकिन मैंने फिर भी एक बार इस बात को ट्राई करने के लिए उस कैंप के पास लगभग 10 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए इंतजार किया कि कब मुझे ये मौका मिले और मैं यहाँ पर वापस आकर उस गाने को सुन पाऊँ। अब यहाँ तभी हम देखते हैं कि काफी सारे जो डेड क्रिएचर्स थे वो इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये सब फॉरबिडन जोन के ही बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स माने जाते हैं। इस दौरान ज़ूकिंग लगातार भाग रहा था और तभी मिस्टर ली कहने लगते हैं कि बच्चे मुझे पता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जब मैंने तुम्हें ताइगो सिटी में देखा कि तुम यहाँ पर बॉडीज का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो तभी मैं समझ गया कि इस क्रूअल वर्ल्ड में भी तुम्हारे जैसे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत बची हुई है और इसीलिए मैंने ठान लिया था कि तुम मेरे साथ ही ताइगो सिटी को छोड़कर आगे बढ़ोगे। अब तभी हम देखते हैं कि ये लोग चलते चलते सेम जगह पे आ जाते हैं जिसके चलते मिस्टर ली ज़ूकिंग से कहने लगते हैं
हैं कि फॉरबिडन जोन का ये मिस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये किसी भूल भुलैया के जैसा है और तुम मुझे लेकर यहाँ से नहीं निकल सकते, बेहतर होगा कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो। अब यहाँ पे काफी सारे डेड क्रिएचर्स आ रहे थे, फिर चाहे वो मरे हुए लोग हो या फिर मरे हुए बीस्ट ही क्यों ना हो, यहाँ पे सभी लोग इन्हें डिवोर करने के लिए इनकी ओर लपकते हैं और ज़ूकिंग को अभी भी एग्जिट का रास्ता नहीं मिल रहा था। पर तभी यहाँ पर मैनगुई की बॉडी आ जाती है जो कि अब एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन जब यहाँ पर वो मिस्टर ली को देखता है तो अचानक से उसकी बॉडी अलग ही तरीके से बिहेव करती है और वो अपना हाथ उठाकर इन्हें एग्जिट का रास्ता दिखाता है। यहाँ पे ये देखकर ज़ूकिंग इमोशनल हो जाता है और तभी वो अपनी नजरें नीचे करते हुए यहाँ से तेजी से बाहर की तरफ चला जाता है। और यहाँ बाहर एंट्रेंस के पास हम यहाँ पर लुआंग और फेंग को देखते हैं जहाँ पर ये लोग अभी भी अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे। और जब यहाँ पे वक्त बहुत ज्यादा बीत जाता है तो ये लोग भी अंदर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पे ज़ूकिंग मिस्टर ली को लेकर आ जाता है और उनके जरिए से इन्हें पता चलता है कि मैनगुई ब्लड शैडो स्क्वाड के साथ वहीं पे मारा गया है। अब मिस्टर ली को ये लोग मास्टर बे के पास लेके जाते हैं जो कि एक जाने माने डॉक्टर हैं और ये हर्बल मेडिसिन के जरिए से लोगों को ट्रीट करते हैं। और तभी वो बताने लगते हैं कि इनकी जो कल्टीवेशन बेस है ये जब यंग थे तभी इनकी डिस्ट्रॉय कर दी गई है, लेकिन तुमने फिर भी इस हद तक सर्वाइव कर लिया और इस हद तक कल्टीवेट भी कर लिया और इस हादसे के चलते तुम्हारी पुरानी इंजरीज भी ताजा हो गई, जिसके चलते तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरीके से जाया हो गई है। अब यहाँ पे ये सुनकर मिस्टर ली कहने लगता है कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं उन्हें ये तक नहीं पता होता कि वो कल का सूरज देखेंगे या नहीं, इसलिए तुम लोग मेरी ज्यादा फिक्र मत करो। अब वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मास्टर बी होते हैं वो ज़ूकिंग को एक प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहने लगते हैं कि इसके अंदर जो भी हर्ब्स लिखे हुए हैं इन्हें जल्द से जल्द गैदर करके लिया और अब ये कितनी जल्दी हील कर पाता है ये पूरी तरीके से इसकी किस्मत पे डिपेंड करता है। अब तभी हम देखते हैं कि दूर से दो लोग इन सब के ऊपर नजर रखे हुए थे, जिनमें से एक बंदा ज़ैंग शियोआन से कहने लगता है कि तुमसे तो थंडर स्क्वाड के मामूली लोग भी संभाले नहीं गए और बाकी के बॉडी पार्ट्स के जो ट्रेजर्स है तुम लोग उसे भी गैदर करने में नाकाम रहे, लेकिन अगर अगली बार मेरा काम नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारे कैंप के जितने लोग हैं इन्हें ही हार्वेस्ट करूंगा। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि भूले मत कि ये जगह कौन सी है, ये जिन गैंग का लैंड है और यहाँ पे मास्टर बे भी मौजूद है। यहाँ पे वो जो मास्क पहना हुआ बंदा जिसका नाम मिस्टर सन है जो कि नाइट डव स्क्वाड का लीडर है वो कहने लगता है कि अच्छा जिन कॉन्सेप्ट और क्या कहा मिस्टर ले, लगता है कि ये कोई मेरा पुराना दोस्त है। ये कहते हुए वो हंसने लगता है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे मिस्टर ले और बाकी सभी लोग मैनगुई के बारे में ही याद कर रहे थे और उसके बचे कुछ सामान को एक बॉक्स के अंदर भर रहे थे और मैनगुई को याद करके मिस्टर ली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो सभी से यहाँ पे उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही वो जाने लगते हैं तो मिस्टर ली यहाँ पे मैनगुई के बारे में याद करते हुए वाइन पीना शुरू कर देता है। अब तभी ज़ूकिंग यहाँ पे मास्टर बे से मिलने पहुंच जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या वाकई में मिस्टर ली की इलनेस को दूर करने के लिए कोई भी क्योर नहीं है, क्या वाकई में कोई और रास्ता है ही नहीं। जिस पे मास्टर बे बताने लगते हैं कि फॉरबिडन जोन में मिलने वाला डेस्टिनी फ्लावर हमारी शायद हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे रेयर मटेरियल्स होते हैं जिसके जरिए से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि डैमेज हो रहे हैं ये वापस से इन्हें रीग्रो कर सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी बचाई जा सकती है। ये सुनकर तो ज़ूकिंग हैरान था, कहने लगता है कि क्या वाकई में अगर मैंने उस मेडिसिन को ढूंढ लिया तो हम मिस्टर ली को बचा सकते हैं। जिसमें वो कहने लगता है कि अगर तुम इसे ढूंढ लेते हो ना तो मेरी गारंटी है कि इसके जरिए से हम उसे एक नई जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वो डेस्टिनी फ्लावर बहुत ही ज्यादा रेयर है, इतना ज्यादा रेयर कि लोग साल दर साल उसे ढूंढते रहते हैं लेकिन बहुत ही कम लोगों को उसे मिलता है और बस सालों पहले ही इसे एक बार देखा गया था, लेकिन वो इंसान भी फिर जिंदा नहीं रहा क्योंकि वो इसे वापस ला ही नहीं पाया। अब ज़ूकिंग अपने फॉरबिडन जोन की इस जर्नी में निकल पड़ता है। वो यहाँ पर वो सारे हर्ब्स को कलेक्ट करता है, वो सारे रेयर फ्लावर्स को कलेक्ट करता है जो भी उसे रेयर नजर आते हैं। अब यहाँ पे जो मेडिसिन हॉल था उसके अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम तिंगयू है जो कि मास्टर बे की डिसाइपल है, जो कि यहाँ पर उसे डेस्टिनी फ्लावर के बारे में बात कर रही थी। तभी यहाँ पर चेन फेई युआन को भी दिखाया जाता है जो कि मास्टर बे के ही एक दूसरे डिसाइपल है और बेसिकली ये दोनों ही उनसे मेडिसिन की नॉलेज लेने के लिए रोज पढ़ने आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लासेस के दौरान इसका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं, ये तो आधे टाइम बस सोता रहता है। अब यहाँ पे रोज अपना ज़ूकिंग आता है और इनकी क्लासेस को अटेंड करता है, लेकिन छुपकर वो बाहर खड़े होकर ही इन सभी की बातों को सुनता है। तभी यहाँ पर मास्टर बे उसे नोटिस कर लेते हैं और फिर उसे अंदर बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। अब ये सुनकर ज़ूकिंग अंदर आता है, अपने पास मौजूद उन हर्ब्स को दिखाते हुए कहने लगता है कि क्या यही वो डेस्टिनी फ्लावर है। यहाँ पे मास्टर बे बताने लगते हैं कि नहीं ये वो नहीं है। अब उनका वक्त जाया करने के लिए ज़ूकिंग उन्हें कुछ पिल्स और कुछ पैसे दे देता है और फिर उनसे माफी मांगते हुए यहाँ से जाने लगता है और ऐसे ही वो रोज आता है, क्लासेस को छुप के अटेंड करता है और अपने हर्ब्स को भी दिखाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दिन बीतते जाते हैं और ऐसे हफ्तों दर हफ्तों रोज यहाँ पे ज़ूकिंग आता है, रोज एक एक फ्लावर दिखाता है, छुप छुप के इनकी क्लासेस भी अटेंड करता है। ऐसे हम देखते हैं कि एक महीना गुजर जाता है। काफी ज्यादा बाहर बारिश हो रही थी लेकिन इस बार आज के दिन ज़ूकिंग नहीं आया था। अब शाम भी होने वाली थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों डिसाइपल्स भी आपस में बात कर रहे थे कि क्या वो लड़का आज भी आएगा ऐसे खराब मौसम में। अब तभी यहाँ पर मास्टर जब क्लासेस को शुरू कर रहे थे तभी हम देखते
थे कि यहाँ पर भीगते हुए ज़ूकिंग भी आ जाता है और आकर ठीक उसी जगह पे चुपचाप खड़ा हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर सभी लोग नोटिस कर लेते हैं। तभी यहाँ पे मास्टर बेई जो है वो चेन फेई युआन से पूछने लगते हैं कि बताओ कि आखिर आइपोमिया बेनोनॉक्स क्या है, जिस पे मास्टर बेई यहाँ भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें आज से जितने भी क्लासिक हर्ब्स और वुड्स हैं उन सभी के नामों को बार बार कॉपी करना है। अब यहाँ पर वो तेंगी उसे पूछने लगते हैं बताओ इसका जवाब क्या होगा, जिस पे वो भी अटकने लगती है। जो सुनकर यहाँ पे मास्टर बेई को और ज्यादा बुरा लगता है। वो कहने लगता है कि हाँ बस करो बच्चे, अब अंदर आओ और अब तुम जवाब दो। अब यहाँ पे ज़ूकिंग बताने लगता है कि जिस हर्ब के आप बात कर रहे हैं उसे वेर्नोनिया एंडरसोनी क्लर्क कहा जाता है, जो कि पहाड़ों के बीच मौजूद परछाई और नमी वाली जगह पर उगते हैं और जो कि सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारी को दूर करने के बहुत ज्यादा काम आता है। लेकिन अगर इसके ओवरडोज हो जाए तो टॉक्सिक भी पैदा हो सकती है। अब मास्टर भी इससे पूछने लगते हैं कि तो बताओ टॉक्सिक के सिम्टम्स क्या है, जिस पे वो बताता है कि अगर ओवरडोज ले लिया जाए तो टॉक्सिक का सबसे पहला सिम्टम्स है पेट में दर्द होना, अचानक से तेज चक्कर आना, सिर भारी लगना और अगर 15 मिनट के अंदर ही अंदर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो फिर लेने वाले की मौके पर ही मौत हो सकती है। मास्टर पूछने लगते हैं कि बताओ इसे फिर डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाए, जिस पे वो कहता है कि जबरन उससे उल्टी करवाई जाए, ज्यादा पानी पिलाया जाए और जितना ज्यादा वोमिटिंग कराई जाएगी उतनी ज्यादा टॉक्सिक उसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा और खतरे के चांसेस उतने ज्यादा कम हो सकते हैं। और अगर यिन यांग डुअल नेचर वाले हर्ब्स को दिया जाए, जिसमें मास्टर सवाल चेंज करते हैं और फिर अब वो यिन यांग हर्ब्स के बारे में पूछते हैं जिनका भी सही जवाब अपना ज़ूकिंग दे देता है। ये सुनकर मास्टर भी स्माइल करते हैं और तभी हमें पता चलता है कि असल में वो जो एल्डर था ना व्हाइट हेयर वाला, उसी ने यहाँ पे मास्टर बी से कहा था कि कैंप के अंदर एक ऐसा बच्चा है जिसे कि मैं चाहता हूँ कि आप एक मौका दे, मैं उसे एक टोकन दूंगा जिससे आप उसे पहचान जाओगे और हाँ अगर वो आपको सही लगता है तो प्लीज उसे एक मौका जरूर दीजिएगा, उसे अपने कुछ स्किल्स सिखाइएगा ताकि वो दूसरों की जान बचा पाए, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक बहुत बड़े हीलर बनने की काबिलियत देखी है। अब तभी यहाँ पे हमें वो सीन दिखाया जाता है जब मास्टर वही यहाँ पे सिटी को छोड़ के जा रहे थे और तभी उनकी मुलाकात ज़ूकिंग से ही होती है जिसके चर्चे अभी एल्डर कर रहे थे। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में मास्टर वही बताने लगते हैं कि अगर तुम्हें किसी की जिंदगी बचानी है तो सिर्फ डेस्टिनी फ्लावर से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कल से क्लासेस को ज्वाइन करना है क्योंकि आज से तुम भी मेरे डिसाइपल हो। यहाँ पर ये सुनकर ज़ूकिंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और यहाँ पे बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा फील करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ूकिंग अपनी पहली क्लासेस के लिए ऑफिशियली तैयार होना शुरू कर देता है और यहाँ मिस्टर ली उसे किसी बाप की तरह प्यार देते हुए कहने लगते हैं कि बच्चे वहाँ पर जाके खूब मन लगा के पढ़ना, क्योंकि वो जीतू के बहुत ही फेमस एक ग्रैंड मास्टर है और मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल एक दिन उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर उन्हीं के जैसे बनो और लोगों की जिंदगियां बचाओ। ये कहते हुए वो उसे एक वाइन भी देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है लेकिन उन्हें वाइन बहुत ज्यादा पसंद है तो ये जरूर पसंद आएगा। साथ ही वो उन्हें कुछ पैसे भी देता है। अब यहाँ पे मिस्टर ले की दी गई चीजों को सीधा ज़ूकिंग ले जाके मास्टर बे के हाथों में सौंप देता है, लेकिन मास्टर बे को तो पैसों से ज्यादा उसके वाइन में इंटरेस्ट था तो वो उसे लेते साथ ही पी जाते हैं और फिर ज़ूकिंग की ऑफिशियली क्लासेस शुरू हो जाती है। यहाँ पर दिन काफी ज्यादा अच्छे से गुजर रहे थे। अब एक रात यहाँ पे मिस्टर ले ज़ूकिंग को खाना बनाने देते हैं और उसका खाना खाकर तो ज़ूकिंग खुद ही यहाँ पे उल्टियाँ करने लगता है, जिसको देखकर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पे एक दिन ज़ूकिंग के गंदे फेस को देखकर यूलिंग उसके चेहरे को साफ करती है और वो देख के हैरान थी कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है। पर तभी ज़ूकिंग वापस अपने चेहरे पे मिट्टी लगा लेता है और कहने लगता है कि ऐसे क्रूअल वर्ल्ड में बेदाग होना भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और तभी हम देखते हैं कि वो वापस से यहाँ पे रेयर हर्ब्स की तलाश में निकल पड़ता है और जिन्हें बेच कर ही वो अपना गुजारा करता है। ऐसे ही काफी सारे महीने बीत जाते हैं और एक दिन शाम को जब वो क्लासेस अटेंड करने जाता है तो वो पाता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं था और तभी मिस्टर बी को उसे लेटर मिलता है जहाँ पे वो बताने लगते हैं कि उन्हें अर्जेंटली यहाँ से निकलना पड़ा। ज़ूकिंग के लिए वो यहाँ एक एलेक्सर की बुक भी छोड़ जाते हैं, साथ ही वो फॉर्मूला भी जिसके जरिए से वो लोगों को बचाने के लिए व्हाइट एलेक्सर्स बना सके। और वो बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे अपने कुछ प्लान्स है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब तक हम जिंदा है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अब तभी यहाँ पर वो अपने घर जाता है जहाँ पे मिस्टर ली ऑलरेडी उसका रास्ते में ही इंतजार कर रहे थे और जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी मिस्टर ली बताते हैं कि बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ फॉरबिडन जोन में जाकर उस डेस्टिनी फ्लावर की तलाश करना बंद कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए और वहाँ पर तुम अपनी स्टडी को और अच्छे से वहाँ पे कंटिन्यू करो। ऐसे भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं बस सुकून से मरना चाहता हूँ। जिस पर ज़ूकिंग कहता है कि मिस्टर ली मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। रही बात डेस्टिनी फ्लावर की तो मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगा। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और ज़ूकिंग हमें बताने लगता है कि जो शैडो यानी कि जो वेनम उसे पहले डिफॉर करना चाहता था और फाइनली वो उसे कंट्रोल कर पा रहा है, यानी कि अपनी बॉडी से वो उसे निकाल कर भी कंट्रोल कर सकता है। और ऐसे ही एक दिन जब वो फॉरबिडन जोन में भटक रहा था उसे डेस्टिनी फ्लावर के तलाश में, तो यहाँ पर फॉरबिडन जोन के वही क्रिएचर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक एंशिएंट टाइकांग टेंपल मिलता है जिसके बारे में मिस्टर ले ने कहा था कि अगर कभी फॉरबिडन जोन में फंस जाओ तो तुम्हें जहाँ कहीं भी टाइकांग टेंपल दिखे वहाँ पे बस चले जाना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ूकिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और जो सारे क्रिएचर्स
क्रिएचर्स उसके ऊपर हमला करने आते हैं। अचानक से जैसे ही वो कदम रखता है तो उसके आसपास एक बहुत बड़ा सा बैरियर बन जाता है और ये सारे क्रिएचर्स अंदर नहीं आ पाते। तभी यहाँ पर ताइकंग टेंपल के अंदर उसे काफी सारे एंशिएंट रिलिक्स नजर आते हैं, जिसे देखकर ज़ूकिंग भी काफी हैरान था। तभी यहाँ पर जैसे ही वो सामने वाली बॉल को टच करता है, अचानक से गोल्डन एनर्जी उसके माइंड में ट्रांसफर होने लगती है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा पेन होता है। एंशिएंट वॉइस उसे सुनाई देती है जो कि बताने लगता है कि जो ताइकांग ताओ किंगडम है उसने अपने पीछे जाते हुए हेवन डिफाइन एक बहुत बड़े ब्लेड को छोड़ दिया और जो चुनिंदा लोग हैं उनकी बॉडी को चुना जाएगा और उनके अंदर ताओ एंटर करेगा ताकि तुम्हारी बॉडी को बोरो करके वो मेरे ब्लेड इंटेंट को मैनिफेस्ट करेगा। इस दौरान उसे अपने माइंड के अंदर काफी सारे बड़े बड़े क्रिएचर्स नजर आते हैं, चारों तरफ आग लगी होती है, लेकिन वो वॉइस लगातार उसे यही कहती है कि मैं तो तुम्हें वो ब्लेड इंटेंट दे दूंगा, लेकिन उसे कॉम्प्रहेंड करना है, ये कम्प्लीटली तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है। तभी सब कुछ यहाँ पे शांत हो जाता है, लेकिन इस दौरान फॉरबिडन जोन के अंदर एक बहुत बड़ी सी जायंट क्रिएचर को देख पाते हैं जिसे कि स्ट्रेंज बुद्धा हेड मॉन्स्टर कहा जाता है और वो तेजी से इसी टेंपल की ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान उसके जो फॉलोअर्स थे वो सभी लोग बैरियर पे हमला करते हैं, जिसके चलते बैरियर भी अब चटकना शुरू कर देता है और यहाँ पे इस बैरियर के ऊपर काफी सारी दरारें पड़ चुकी थी, जिसे देखकर ज़ूकिंग समझ चुका था कि वो जो हॉरर है इस फॉरबिडन जोन का वो यहाँ तक आ चुका है। तभी यहाँ पर दो हाथ उस क्रैक को फाड़ते हुए अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो एंशिएंट वॉइस कहने लगते हैं कि जो ताओ कोड है वो बीते 10,000 साल से टिका हुआ है और तब से लेकर आज तक कोई भी इविल हमारे इस दायरे में नहीं आ पाया, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे सामने आकर मुझे ऑफेंड करने की। अब तभी हम देखते हैं कि एक जायंट सा यहाँ पे फिगर अपीयर होता है, जिसके चलते आसपास की जमीन भी हिलने लगती है और ज़ूकिंग भी उसके चलते हवा में दूर कहीं फ्लोट करने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जायंट सा स्कल बैरियर को तोड़ते हुए अंदर आ चुका था और तभी हम ताइकांग टेंपल के गार्डियन को देखते हैं जो कि अपनी फुल लुक में आ चुका था और कहने लगता है कि आज तुम्हारे खून से मैं इस जगह को सींचूंगा क्योंकि तुमने मेरे इटर्नल पीस को डिस्टर्ब किया है। अब तभी वो बंदा अपने हाथ को ऊपर उठाता है, जिसके चलते ज़ूकिंग की बॉडी जो कि इसके सामने थी वो भी अपने आप मूव करने लगती है और ज़ूकिंग भी कहता है कि आखिर मेरे हाथ को क्या हुआ। तभी यहाँ ज़ूकिंग के हाथ में वही डिवाइन ब्लेड इंटेंट भी आ चुका था, जिसे देखकर ज़ूकिंग हैरान था। एक डिवाइन पावर सीधा उसके ब्लेड से जा टकराती है और तब तक हम देखते हैं कि उस बैरियर को तोड़कर सारे मॉन्स्टर अंदर आ चुके थे, लेकिन तभी ज़ूकिंग अपने से ताइकांग ब्लेड इंटेंट को चला के मारता है, जिसके चलते इतना टेरिफाइंग इम्पैक्ट रिलीज होता है। एक सिंगल स्ट्राइक से ही वो मॉन्स्टर दो टुकड़ों में कट जाता है, उसकी बॉडी नथिंगनेस में बदल के बिल्कुल राख में बदल जाती है और तभी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। अब यहाँ पर इस ब्लेड इंटेंट को मेमोराइज करने के लिए ज़ूकिंग कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो जाती है और ज़ूकिंग फाइनली उस ब्लेड इंटेंट को कॉम्प्रिहेंड कर लेता है, साथ ही उसका कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ जाता है एंड देन फाइनली अपना हीरो कंडेंसेशन के 4th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। लेकिन यहाँ इस जगह पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी और क्योंकि उसने उस स्वॉर्ड इंटेंट को कॉम्प्रिहेंड भी किया था तो यहाँ उसकी कल्टीवेशन लेवल और ज्यादा बढ़ने लगती है एंड देन अपना हीरो अपने अंदर 5 टाइगर्स की पावर्स को अवेकन कर लेता है और 5 टाइगर्स मिलकर एक श्याओ को बनाते हैं, जिसके चलते ज़ूकिंग यहाँ पर की कंडेंसेशन के 5th लेवल के पीक पे पहुंच जाता है और ज़ूकिंग भी अपने इस ब्रेक थ्रू से काफी ज्यादा खुश था। तभी यहाँ पर उसे अपने सामने एक ऑरेंज स्टोन नजर आता है जिसे कि स्कार रिमूविंग स्टोन भी कहा जाता है और ज़ूकिंग इसे देखते साथ ही अपने पास रख लेता है। उसे लगता है कि इस टेंपल ने ही उसे शायद ये गिफ्ट दिया होगा, पर तभी यहाँ पे एक मिस्टीरियस सा पर्सन आ जाता है जिसे देखकर ज़ूकिंग अलर्ट हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि ये वही बंदा है जो कि एल्डर के साथ था और तभी वो उसके तरफ एक टोकन फेंकते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हर्ट करने या फिर तुम पे अटैक करने के लिए नहीं आया, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं कि मैं तुम्हारा बुरा चाहूँ, बस मुझसे तो कहा गया था कि मैं इस टोकन को तुम तक डिलीवर कर दूं। बट ज़ूकिंग तो यहाँ लेकिन ज़ूकिंग इसे एक्सेप्ट नहीं करता, पर वो बंदा जाते हुए कहने लगता है कि तुम पास के शहर में जाकर इसके जरिए से टेलीपोर्टेशन को यूज कर सकते हो क्योंकि ये एक फ्री टेलीपोर्टेशन टोकन है क्यूशी टोंग के ट्रायल के लिए। जिसके बाद वो बंदा चला जाता है और क्यूशी टोंग का नाम सुनकर ही वो समझ जाता है कि असल में ये मास्टर बेइकई कोई आदमी होगा। तभी यहाँ पे ज़ूकिंग जब घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे लीतू सेक्ट के कुछ लोग मिलते हैं जो कि अपने मैसेंजर के साथ मौजूद है और तभी हम यहाँ पर उसी लड़की को देख पाते हैं जिसे कि ज़ूकिंग ने एक बार बचाया था और फिर वो ऐसा में मेरा भाई मुझे घर वापस ले जाने के लिए आया है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन ज़ूकिंग उसे मना कर देता है। अब यहाँ पे जाने से पहले वो लेडी उसे एक कैंडी देती है और कहने लगती है कि मेरी माँ कहती है कि जब भी हमारा मन उदास हो तो कुछ मीठा खा लेने से मन को अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ये पाकर ज़ूकिंग बदले में उसे वही ऑरेंज क्रिस्टल दे देता है और कहता है कि ये असल में एक स्कार रिमूविंग हीलर है। तभी यहाँ पर उसका भाई कहने लगता है कि जाने का वक्त हो गया है, जिस पर वो लड़की जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो वापस से एक और बार ज़ूकिंग से पूछती है, लेकिन ज़ूकिंग इस बार भी मना कर देता है और ज़ूकिंग घर वापस जाते हुए कहने लगता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि कोई है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है, एक ऐसी छोटी सी जगह जो कि चाहे जैसी भी हो लेकिन मुझे सुकून देती है, एक ऐसी जगह जो कि इस पूरी दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अपनापन फील कराती है, मेरा घर जहाँ पर मुझे रहने खाने और सोने
देखने को मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहाँ पर कोई ऐसा है जिसे कि मैं अपना मानता हूँ। ये कहते हुए वो ये सारी चीजें इमेजिन करता है और फाइनली वो अपने घर के पास पहुंच जाता है। दोनों हाथों से गेट को ओपन करते हुए कहने लगता है कि क्योंकि ये मेरा घर है। लेकिन जैसे ही गेट के उस पार का वो नजारा देखता है उसकी आंखें दंग रह जाती हैं। उसके होश उड़ चुके थे और वो क्या है ये अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो